अब अदानी ग्रुप कितना बड़ा है? काफी बड़ा है। गौतम अदानी कुछ ही साल में वो अंबानी से बड़ा बन गया, बिरला से बड़ा बन गया, मित्तल से बड़ा बन गया। ऑल ऑफ अ सडन ये हुआ क्या? तो हमने सोचा कि यार इस जर्नी के बारे में तो पता लगाना पड़ेगा और निकालना पड़ेगा कि व्हाट वर द स्ट्रैटेजीज जो गौतम अदानी ने अपनी लाइफ में यूज़ करी, जिसकी वजह से वो बहुत ही जल्दी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन बन गए। क्या ये पॉलिटिक्स की वजह से था? क्या ये उनके बिजनेस एक्यूमेन की वजह से? क्या ये राइट टाइमिंग की वजह से था? क्या ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की वजह से था? किस वजह से था? इसीलिए वी हैव कॉल्ड आर.एन. भास्कर, जिन्होंने गौतम अदानी के ऊपर 18 साल से रिसर्च किया और उनके ऊपर बुक भी लिखी और काफ़ी टाइम उनसे मिले भी हैं टू अंडरस्टैंड हिम एंड हिज बिजनेस एक्यूमेन इन डीपर सेंस। आज का एपिसोड ना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने पहली बार किसी बिजनेसमैन के बारे में एकदम डीप में स्टोरी के वे में समझा है कि उन्होंने फर्स्ट बिजनेस कितने रुपए में कब स्टार्ट किया था, कौन कौन से बिजनेसेस उसके बाद करते चले गए, जिसकी वजह से आज वो $1 बिलियन की एम्पायर पे खड़े हैं। Make sure you watch this episode till the end. This is one of my favorite episode with a guest which I feel is going to come back again and again on Figuring Out with R.N. Bhaskar, the story and life success of Gautam Adani. Enjoy the show. आप बता रहे थे कि अदानी का स्टार्ट कैसे हुआ? पहले वो डायमंड मर्चेंट था। अडानी सौदागर है। ओके। उसे सौदा करना जानता है। और दुनिया में अगर देखोगे सबसे बड़े इंडस्ट्रीज अधिकतर सौदागर रहते हैं। सौदागर क्या करता है? उसको मालूम है किस प्राइस पे खरीदना है और किस प्राइस पे बेचना है, कितनी जल्दी बेच सके, जितनी जल्दी बेच सके उसका वो जो बर्डन है, उसका जो भार है वो खत्म हो जाए। और ये सीखा उन्होंने स्टार्टिंग में डायमंड बिजनेस से। खाली एक सौदागर शॉर्ट टर्म सोचता है, इंडस्ट्रियलिस्ट लॉन्ग टर्म सोचता है। कहीं ना कहीं बीच में अडानी ने सीखा किस तरीके शॉर्ट टर्म को लॉन्ग टर्म कर सके। बहुत लोग नहीं करते हैं। बहुत लोग सौदा ही करते रहते हैं और बड़े नहीं होते हैं, लॉन्ग टर्म नहीं सोचते हैं। टू बी एन इंडस्ट्रियलिस्ट यू थिंक लॉन्ग टर्म, 1 साल के लिए, 1 महीने के लिए, 1 हफ्ते के लिए नहीं, सौदे के लिए नहीं, पर कंटिन्यूस कैश फ्लो के लिए। इंडस्ट्री में कैश फ्लो इंपॉर्टेंट है, सौदे में ट्रांजैक्शन इंपॉर्टेंट है। तो ट्रांजैक्शन लॉन्ग टर्म तक कैसे चलता रहे, दैट इज व्हाट इज अदानी। वो लॉन्ग टर्म ट्रांजैक्शन के कैश फ्लो बन जाता है। उसके लिए प्रोडक्शन भी है, परचेस है, सेल है, पूरा चेन, एंड टू एंड चेन रहता है। वो बहुत सौदागर नहीं कर सकते हैं। तो उसे शुरुआत की थी हीरो में। हीरो में वो व्यापार करता था। अब हीरा एक ऐसी चीज है जहां माल खरीदा जाता है जो रफ स्टोन्स कहते हैं, एक देश से खरीदा जाता है, फिर दूसरी देश में जाता है, वहां स्वैप होता है कि मुझे खाली वो हीरा मिले जिसे मैं जल्दी बेच सकूं। क्योंकि हीरे की भी कई क्वालिटीज रहते हैं, कई साइजेस रहते हैं। तो हर एक जो मर्चेंट रहता है वो जो साइजेस उसको बेचना बहुत रिस्की रहता है, वो किसी और को दे देता है, सॉर्ट कर देता है। सॉर्टिंग होता है। अधिकतर सब सॉर्टिंग एंटवर्प या दुबई में होता है, ठीक है, कभी कभी अमेरिका में होता है। जो भी इंडियन कट करता है वो इंडिया में आता है एंड द कट एंड पॉलिश इन सूरत। पर सूरत की कामयाबी ऐसी हो गई है, इतना कुशल हो गए अपने काम में कि दुनिया में 10 पत्थर में से 9 पत्थर सूरत में कटते हैं आज। वाह। अभी जब उधर से कटिंग पॉलिशिंग के बाद डायमंड व्यापारी के पास आता है तो व्यापारी देखता है, उसे मालूम है कि जितने दिन उसके पास ये डायमंड रहा उतना ब्याज जाएगा। फॉरेन करेंसी एक्सचेंज फ्लक्चुएशन का रिस्क रहता है। तो आप देखोगे जहां भी डायमंड बूट्स है, अपना अभी बीकेसी में पहला होता तो ऑपरा हाउस में, पंचरत्न बिल्डिंग के बाहर, प्रसाद चेंबर्स, वहां सौदागर मिलते थे गली के बाहर। ये देखना है, ये मेरे पास है। वो अलग अलग क्वालिटीज मिक्स करके देते थे तुम्हें। देखो इसका भाव ये है, इस क्वालिटी का भाव ये है, और आपको खरीदना है। आपके पास कोई कस्टमर है जिसको आप सोचते हैं कि ये बेच सकूंगा, तो व्यापार होता है जबानी। आप लेते हो माल हो गया, कुछ लिखत में नहीं रहता था, और सौदा होता था 24 घंटे में आपका पैसा आ जाता था। ये ट्रेड पूरी जबानी रहती है। और गौतम भाई उस ट्रेड में गए, पूरा टाइम रास्ते पर घूमते घूमते सॉर्टिंग करते, अपने पैकेजेस लेकर दिखाते थे। कभी कभी मर्चेंट्स की दुकान में जाते थे तो ये मेरे पास माल आया है, इतना मैं दे सकता हूँ।
और उसी से करते थे। एक बार उसमें हिम्मत आ गई, जोश आ गया, तो किसी को बड़ा सौदा कर दिया और उसके बाद छुट्टी के लिए चला गया। उसका भाई मामा का भाई लड़का था, तो वो आया, उसने देखा, जो मंडे को आया तो देखा कि स्टॉक में से इतने डायमंड मिसिंग है। बुक्स में देखा उतने पैसे नहीं आए थे और कुछ नोट नहीं था, कहाँ गए हैं वो डायमंड्स। तो 2-3 दिन बेचैन रहे। गौतम आया तो बोला हाँ मैंने उसको बेचा हूँ, तो उससे पैसे नहीं दिया, उसने प्रॉमिस किया अगले दिन देगा। ट्रेड में सब जबानी चलता था, पर गौतम ने ज्यादा दिया और उसके पीछे किसी को बताना चाहिए था, गौतम ने नहीं दिया, तो सब घबरा गए। तो उसके भाई और ये तीनों ने एक प्लान रचा। आदमी मार्केट में नहीं आ रहा था, फोन नहीं उठा रहा था, तो उसके घर पर गए। उसको मालूम था दूध वाला 6 बजे आता है, पहले चेक करके मालूम पड़ा हर सवेरे 6 बजे दूध वाला पड़ता है। तो 6 में 5 मिनट पर वो जाकर घंटी बजाए तो डायमंड मर्चेंट की वाइफ आई बाहर। तो देखिए छोटे लड़के में खड़े थे, बोले देखो भाभी ये लेकर गए हैं माल, उनसे मिलना है, हम जाने वाले नहीं है। तो उसके घर में मिले उससे, बोला नहीं मेरे बुरे दिन आ गए, मैं पैसे पे नहीं है मेरे पास। बोला क्या है तुम्हारे पास? तो बोला नहीं कुछ नहीं है, कुछ तो कुछ होगा ना, घर में दिखाओ क्या क्या है। तो उसके पास और पत्थर थे, तो उस पत्थर से आधा सौदा हुआ, आधा सौदा पैसे से हुआ और आधा पैसा वो थोड़ा पैसा बाद में देगा उसकी उस जबान पर। वो लेकर अपना जो लॉसेस थे वसूल कर दिए। उसके बाद उसे मालूम पड़ा कि कभी पूरी जबान पर ध्यान नहीं देना चाहिए, रिस्क मिटिगेशन होना चाहिए। और डायमंड में अच्छी तरह काम किया, बहुत पैसे बने उधर। और 5 देशों में यू वर सेइंग कि उसने वो सीखा, ट्रेड जो सीखा दैट वाज 5 कंट्री से सीखा। और आपको हमेशा कैलकुलेशन करना चाहिए, इस कंट्री का डॉलर इतना है, इस कंट्री का करेंसी इतना है, इस कंट्री में ब्याज इतना है, इतना वेटिंग पीरियड, इतना ब्याज होगा, इस कंट्री का में 6 महीने का मैन्युफैक्चर होगा, इस कंट्री का ब्याज इतना है, इतना रुपया वीक हो रहा है, स्ट्रेंथन हो रहा है, वो सब ध्यान रखना है। क्योंकि एंड प्राइस जो बेचोगे वो सब का जो भी हिसाब किया उसका नतीजा इसमें एंड प्राइस में होगा। और जितनी देर आपके जेब में रहेगा उतनी देर आपके जेब को जलाएगा। तो जल्दी से लेके जल्दी बेचो, सौदा नक्की करो जल्दी, 1 पैसा प्रॉफिट है चलेगा, 1 रुपया बहुत अच्छा। और इसके मास्टर हो गया था गौतम अदानी, वो मास्टर किया। फिर उसके भाइयों ने बुलाया अहमदाबाद में प्लास्टिक ट्रेडिंग में, और प्लास्टिक ट्रेड में गया, उधर भी छोटे माल से बड़े माल तक पहुंचा, कोरिया से रिश्ता कराया। गौतम अदानी है, प्लास्टिक करते थे, प्लास्टिक पे जाके वो किससे मिले थे? जयेश भाई से। जय भाई, हाँ जय भाई, क्या था स्टोरी ये मुझे बताओ। देखो भाई, गौतम भाई प्लास्टिक ट्रेडर थे उस समय। वो 5 टन इंपोर्ट करते थे, कंसाइनमेंट साइज 5 टन ठीक, कभी 2 टन, कभी 5 टन तक गए। उसे मालूम था कि अगर उसे बड़ा होना है तो उसे सोर्स मटेरियल कम दाम में मिलना चाहिए। हाँ। मार्केट प्राइस अब बदल नहीं सकते हो। एक बार आपको फेवर कर सकता है कस्टमर, जो उससे ज्यादा नहीं कर सकेगा। तो आपका मार्केट प्राइस दूसरे लोगों से कम रहना चाहिए, कम रहना चाहिए, तो आपको सोर्स मटेरियल कम रहना चाहिए। सोर्स मटेरियल कहाँ से आ रहा है, कोई ट्रेडर बताने के लिए तैयार नहीं है। तो गौतम भाई सोचना पड़ेगा और दूसरे लोगों से पूछने लगा। उसके व्यापारी जो बोलते हैं अपना काम नहीं है भाई, तू सौदा कर या रिसर्च मत कर या। तो गौतम मानता नहीं था, वो सबको देखने लगा। उसको फिर प्लास्टिक बैग जो मिली जिसमें मटेरियल आता था, बैग में देखा एक छोटा सा लोगो कहीं पड़ा था। हर एक बैग को देखा, हर एक बैग में वही लोगो था। तो उसका रिसर्च चालू हुआ उस लोगो पर, कौन कहाँ से आ रहा है। फिर मालूम पड़ा है लोगो कोरिया से आ रहा है, साउथ कोरिया से। तो बोला अच्छा, तो माल साउथ कोरिया से आ रहा है। और साउथ कोरिया कौन से ट्रेडर है? अपने कस्टम्स के दोस्तों से पूछा, देखो भाई साउथ कोरिया कौन कौन ट्रेडर है? साउथ कोरिया से केमिकल्स आते थे, इंजीनियरिंग गुड्स आते थे, और डायमंड्स और प्लास्टिक आते थे। तो प्लास्टिक कौन कौन लेता है? उसको मालूम पड़ा जय भाई और एक और उसके दोस्त थे। ये 2 बंदे थे जो कोरिया से लाते थे। उनका एड्रेस खोज निकाला, उससे दोस्ती बनाने लगे, मिलते रहे। अरे भाई मैं 5 टन, मुझे 20 टन कर लो, मुझे थोड़ा पैसा कम कर दो, कितना वाले। बस देखो भाई, आपको कम पैसे में चाहिए, आपको 20 टन से ज्यादा करना चाहिए। तो 20 टन कैसे करें? अभी 2 टन से 20 टन करना थोड़ा मुश्किल है। तो उसने एक तरकीब सोची, वो हर एक प्लास्टिक सप्लाई खरीदने वाले को, प्लास्टिक मटेरियल खरीदने वाले से संपर्क किया। प्रिंस प्लास्टिक्स, फिनोलेक्स, ये क्या कहते हैं,
फ्यूनोलेक्स, प्रिंस प्लास्टिक, फ्यूनोलेक्स, IPCL, इन सब के पास गया, आपकी साल की क्वांटिटी कितनी है? कभी कभी कहते थे, कभी कभी धकेलते बोलते महाभारत टाइम वेस्ट मत करो, पर एक बार मालूम पड़ गया कितना वॉल्यूम है, आप किन किन से खरीदते हो, वो जो भी सस्ता में देता है। अच्छा, लास्ट कौन कौन सस्ते में दिए, ये ना कभी के नाम मिल जाते थे। तो उसने बोला अच्छा एक चीज करो, इस साल में मैं आऊंगा आपके पास, आप मुझे बताओ कौन सबसे सस्ता का क्या प्राइस आपको सबसे सस्ता मिलता है, मैं उस प्राइस को मैच करूंगा, फिर आपको मुझसे खरीदना पड़ेगा। बोले ठीक है, उसको अपना सोर्स नहीं बताना पड़ेगा, सप्लायर नहीं देना पड़ेगा। तो उसी आश्वासन पर उसने 20 टन इंपोर्ट किया, क्योंकि उसके इंपोर्ट वॉल्यूम बड़े थे और प्राइस भी अच्छा था। वापस गया प्रिंस प्लास्टिक्स और फिनोलेक्स और दूसरे के पास, बोला आपका सबसे अच्छा प्राइस क्या है? तो सच कहे झूठ कहे, बोले इस प्राइस में मिल रहा है। बोला मंजूर, मैं उस प्राइस में दूंगा। तो खरीदने वाला भी चौंका गया, कोई किसी ने उस प्राइस में दिया नहीं, तो पूरे साल का माल उसी प्राइस में दिया, वो भी इंस्टॉलमेंट में, जब उसको चाहिए उस समय देगा। क्योंकि सर नक्की हो गया, शायद सौदा पक्का हो गया, कितना ब्याज आएगा वो सब कैलकुलेट कर लिया था। 20 टन तक पहुंचा। फिर जय और उसके दोस्त उससे मिलने देते थे, और गौतम भाई हमेशा उसके साथ ट्रेन में जाते थे। हाँ। हर वीकेंड पर वो लोग जाते थे बंबई से अहमदाबाद। अच्छा। बहुत गुजराती ऐसे करते हैं, वीकेंड पर बंबई में ट्रेन लेते हैं, रात की ट्रेन, रात को पकड़ते हैं ट्रेन, सवेरे अहमदाबाद पहुंचते हैं, जो भी काम है रिश्तेदार से मिलना है वहां संडे को रह जाते हैं और मंडे को वापस आ जाते हैं। संडे रात को गाड़ी पकड़ के मंडे को बंबई में आ जाते हैं, जहाँ काम होता है, सब कुछ सब काम कारोबार होता है। तो यहाँ आए और गौतम भाई उन दोनों, उनसे अच्छी दोस्ती बढ़ाने के लिए उनके साथ ट्रेन में जाते थे। पर गौतम भाई अमीर नहीं थे, वो सेकंड क्लास टिकट खरीदते थे, और ये दोनों बंदे फर्स्ट क्लास में जाते थे। फिर भी वो फर्स्ट क्लास में जाता था, उनसे बात करने का बहाना करता। टीसी आया तो बोलता था मैं वापस जा रहा हूँ, मैं खाली इनसे बात कर रहा हूँ। और रात आती थी तो दोनों कहते थे देख भाई, तू या तो सेकंड क्लास में जाए या जमीन पर सो, तेरे पास टिकट नहीं है। तो दोनों के बीच में जमीन पर सो जाता था। और जब भी उनके साथ बैठता था, धंधे की बात करता था, प्लास्टिक की बात करता था, दूसरे देशों की बात करता था, कहाँ से क्या लेकर आते हैं वो देखता था। साथ साथ में देखता था क्या क्या खाते हैं, किस तरह का कांटा और चम्मच यूज करते हैं, कौन सा नैपकिन यूज करते हैं, शर्ट किस क्वालिटी का है, सब कुछ वो ध्यान देता था, क्योंकि उसे मालूम था कोई ना कोई दिन उसे भी यही यूज करना पड़ेगा, तो अभी से देखना पड़ेगा कैसे यूज करते हैं। उसका प्लान पहले से तैयार था। फिर ऐसी अब बंबई अहमदाबाद में ट्रेन में जाने के बाद एक दिन उसने बोला मुझे कोरिया अपने साथ लेकर चलो। कोरिया? हाँ। बोला तू कहाँ कोरिया जाएगा? बोला नहीं मुझे जाना है, भाड़ा मैं दूंगा, बस मुझे अपने साथ लेकर चलो। तो बोला ठीक है, उसको कोरिया लेकर गए। गौतम इतना खुश हो गया, और अभी भी उसके पास अपने घर में वो वीसा का एक पिक्चर है, जो पहला वीसा था, देश के बाहर पहली बार गया था। और वो गया कोरिया में, जब प्लेन से उतरा तो जय भाई मुझे कह रहे थे, वो जो ही उतरा तो जमीन पर अपना सर झुकाकर उसे चूमा। उसे मालूम था उसे पैसे यहाँ बनने वाले हैं, और वहां था, बात कर रहा था लोगों से, अपना निशान छोड़ने वाला था, छोड़ना चाहता था। तो सीधा 20 टन के बदले 200 टन का ऑर्डर दे दिया। फिर घर में बोला मैंने 200 टन का ऑर्डर दिया। भाई चौंक गए, 200 टन कौन करेगा? तो उसने बोला मैं करूंगा। वे लोग बैंक के पास गए एलसी खोलने, बैंक मैनेजर ने कहा मैं तुम्हारे एलसी का 20 टन का है, 20 टन का है, 200 का कहां से पैसे दूंगा मैं? तो बोले गौतम भाई नहीं दे रहे, वो खोलता एलसी। चुप बैठो, मैं आ रहा हूँ, मैं एलसी खुलवाऊंगा। तो कौरी का समझा, मैं आपको एलसी भेज रहा हूँ। गया अहमदाबाद में, बैंकर से मिला, कैसे उसने समझाया बैंकर को। अगले दिन 200 टन का एलसी खुला, उसने कौरी को भेजा, माल आया। फिर उसने मार्केट में ऐसा धमाल मचाया, जो उसके कस्टमर नहीं थे उसको बना दिया। नाइस। अब जिस भाव से उसने खरीदा था, कोई भी इंडिया में उसको मैच नहीं कर सका। 20 टन फटाफट बिक गए। फिर 200 टन के बाद 2000 टन हो गए, फिर 5000 टन हो गए।
उन दिनों प्लास्टिक से उसका सब इतना प्रभाव हुआ कि देश में हलचल मच गई, लोग उसके बारे में शिकायत करने लगे। तो उसके बाद कोई लोगों ने केस लगाया कि स्मगलिंग कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। अब जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो ना, तो कानून एक चीज कहता है, उस कानून को इस तरह का उसको कैसे थोड़ा जरा टेढ़ा कर दो, स्मगलिंग हो जाता है, इस तरफ टेढ़ा करो तो लीगल है। और कस्टम्स ऑफिसर के हाथ में बहुत क्या रहते हैं, क्या कहते हैं, डिस्क्रिशन रहता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे कर सकता है, ऊपर नीचे, तो उसको संभालना भी एक तरकीब रहता है। ओके। और गौतम बुद्ध ने समझ गया कि अभी देश की हालत और भी गंभीर हो रही है। 1990 का समय था, देश की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, पैसे नहीं थे, हमने अपना सोना गिरवी रखा था, और गौतम भाई ने सोचा इस समय एक्सपोर्ट में जाना चाहिए, क्योंकि फिर जो राष्ट्र की जरूरतें हैं, मेरी भी जरूरतें हो सकती है और मेरे पैसे ज्यादा बनेंगे। और उधर से उसने ये अपनाया, क्या कहते हैं, फॉर्मूला अपनाया, जब मेरी इच्छा, जब मेरी तरकीब, राष्ट्रीय तरकीब और राष्ट्र के गोल्स के साथ सहमत है, तो तरक्की होने के चांसेस और भी अच्छे हैं। हाँ, यू शुड बी अलाइन्ड टू नेशनल प्रायोरिटीज। incentives got aligned, तो फिर तो ठीक है। If incentives and national priorities are aligned, business is guaranteed। उसको मालूम है गारंटी का मतलब क्या है। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में गया, और किताब में लिखा हूं कैसे उसके भाई, उसके बड़े भाई विनोद है, दुबई में बैठते हैं हमेशा, ठीक है, ऑफिशियल का पोजीशन नहीं है कंपनी में, पर विनोद का बेटा जो है, ही इज ओवरऑल इंचार्ज, प्रणव अडानी, ठीक है। विनोद कह रहा था उस समय हम सब कुछ एक्सपोर्ट करते थे, जूते हो, टूथब्रश हो, टूथपेस्ट हो, जो कुछ भी हमें मिलता था ठीक दाम पर, और विदेश में कोई मार्केट है, कोई खरीदने वाला है, हम उसको भी लेते थे। कोई भी देश में, कोई भी देश हो, जहां भी कस्टमर तो रहे, पहुंचा देंगे। हम कैलकुलेशन करते थे किस तरीके से क्या भाव पे उचित रहेगा, हमारा प्रॉफिटेबल रहेगा, खरीदो। और उसी तरीके से एक्सपोर्ट इंपोर्ट चालू किया। अब एक्सपोर्ट में मैं एक चीज सीखा कि टूथपेस्ट अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो शायद ये पोर्ट से, ये बंदर से अच्छा है। आपको कपड़ा एक्सपोर्ट करना है तो वो बंदर अच्छा है, कस्टम्स ऑफिसर कपड़े को तोलना अच्छी तरह जानता है। तो कौन सा पोर्ट किस पदार्थ के लिए जरूरी है, अच्छा है, लाभदायक है, वो उसको अंदाज मिला, ठीक है। This way he understood ports very well। उस समय एक और जानकारी उसे मिली कि पूरी दुनिया में अगर आपका पोर्ट है, पोर्ट में जहाज आने और जाने से इतना पैसा नहीं बनता है। हाँ, पैसा बनता है, छोटे पैसे बनते हैं। सबसे ज्यादा पैसा पोर्ट में बनता है जब माल आता है, तो माल को स्टोर करके रखना, उसको शिप पर चढ़ाना, वो जो स्टोरेज का जगह है, उसमें जो भाड़ा मिलता है, जो अंग्रेजी में हम डेमारेज कहते हैं, उसमें चांदी उधर है। तो समझ गया कि पोर्ट में अगर जगह है, जमीन, तो आपके पैसे बन सकते हैं। उस समय पोर्ट कुछ, पर ये सब जो चीज है दिमाग में बैठ गए। जब पोर्ट का अपॉर्चुनिटी आया, वो पहली चीज क्या है, उसने जमीन खरीदी, क्योंकि मेन पैसा तो स्टोरेज में बनना है। वो बाद में बात करेंगे किस तरीके से क्या, ठीक है। पर पोर्ट बना, पोर्ट उसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना था। देश ने एक्सपोर्ट ज्यादा करने के लिए एक नया स्कीम निकाला, कॉल आरईपी लाइसेंसेस, रिप्लेनिशमेंट एक्सपोर्ट परमिट्स। ओके, आप एक्सपोर्ट करो, कौन सा चीज आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, उसके ऊपर इस सामान के लिए आपको इतना आरईपी मिलेगा, उसके लिए आपको इसका ज्यादा मिलेगा, उसके लिए कुछ नहीं मिलेगा, वो पूरा टेबल, ठीक है। तो वो उन्हीं सामान को एक्सपोर्ट करता था जहां आरईपी कोटा ज्यादा मिलता था। आरईपी लाइसेंस के परमिट्स के साथ आप जो ड्यूटी फ्री इंपोर्ट कर सकते हैं, तो आप ड्यूटी भी बचाते हो। आरईपी का महत्व यह रहता है कि आपके पहले से प्रॉफिट एक्सपोर्ट में हो गए, अब ये एडिशनल प्रॉफिट आ रहा है क्योंकि आप ड्यूटी फ्री इंपोर्ट कर सकते हो, ज्यादा प्रॉफिट बना सकते हो। तो सरकार की जो स्कीम था आरईपी लाइसेंस में, आरईपी इज आल्सो ट्रेडेबल, आप बेच भी सकते थे। अच्छा, तो डायमंड मर्चेंट्स आरईपी लाइसेंस बेचते थे, खरीदते थे कॉन्स्टेंटली। वो इस देश का आरईपी लाइसेंस का राजा हो गया, क्योंकि समझोगे हर ट्रेडिंग करने लगा। किसी को कुछ इंपोर्ट करना था, उसको खरीदना था। उसने देखा गुजरात गवर्नमेंट का एक कंपनी थी, वो काफी एक्सपोर्ट करते, उनको आरईपी में समझ में नहीं आया, सरकारी नौकरी थी,
सरकारी नौकरी में कुछ इंसेंटिव नहीं है। हम्म, तो उसने कंपनी में गया, बोले बेटा भाई तू इतना इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है, तेरी आरईपी मुझे दे दे, मैं तेरे को इतना पैसा दूंगा। और सरकारी नौकरी कभी सोचा नहीं कि इसके लिए पैसे मिलेंगे। तो बोला अच्छा आपका वो जो भी पेपर वर्क है आप कर लो। हम्म, तो पेपर वर्क करता था, उसको पैसे देता था, वो पूरी सरकारी कंपनी की भी आरईपी खरीदने लगा। उस समय रूपी रूबल का ट्रेड था, रूपी रूबल ट्रेड का भी राजा हो गया। ओके, अब इस तरीके से बढ़ने लगा। हम्म, तो उसने एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कंपनी खोला, and he became one of the top 5-star export import houses in India. ओके, And the first company to go public was the export import. It was called Adani Exports, जिसका नाम बाद में उसने चेंज किया, it became Adani Enterprises, जो अभी पब्लिकेशन निकाल रहा है। हम्म, उसके ओरिजिन्स उस ट्रेडिंग में थे। अब जब ट्रेडिंग चल रहा था, उस समय एक्सीडेंटली उसको मालूम पड़ा कि देश काफी कोयला इंपोर्ट करता है। ठीक है, एनटीपीसी को कोयला चाहिए थे, और कोल इंडिया के पास जो प्रोडक्शन था वो उतना नहीं था जितना कोल इंडिया को चाहिए था। तो देखा किस भाव में दूसरे लोग बेचते थे कोल इंडिया को, तो बोला मैं आपको उससे भी सस्ते में लेकर आऊंगा, मैं कोयला लेकर आऊंगा। तो पहले ट्रेडिंग किया, फिर देखा कि वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं, और तो उसने इंडोनेशिया में कोल माइन खरीदा। तो माइन उसका था, शिप्स उसके थे, कोयला उसका था। बाद में जब पोर्ट का मौका मिला तो पहला जो टर्मिनल जगह कोल के लिए बनाया, क्योंकि कोल भी उसका टर्मिनल था। तो सभी जगह पैसे बचाया, सभी का प्रॉफिट आया। और ईस्टर्न वेस्टर्न साइड में, मुंद्रा वेस्टर्न साइड में है, वेस्टर्न साइड में कोल इंपोर्ट करके ईस्टर्न साइड बेचता था, फिर भी उसके दाम दूसरे कॉम्पिटिटर से कम थे, क्योंकि पूरा सप्लाई चेन उसके पूरा सप्लाई चेन उसके हाथ में था। वाह, तो इसी तरीके से वो ट्रेडर हो गया। ओके, इससे पहले ना मेरे को एक बीच में क्वेश्चन है, मैं स्टोरी ब्रेक कर रहा हूँ पर एकदम मेरे को काफ़ी टाइम से क्वेश्चन है कि ये बोला कि जब हमारे बिजनेस के इंसेंटिव नेशनल प्रायोरिटी से अलाइन कर जाते हैं तब बिजनेस बनना ही बनना है। दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। तो ऐसे कैसे कर सकते हैं कि आज के जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो यंग लोग हैं, वो सोचे कि नेशनल प्रायोरिटी क्या है, कहीं पे पढ़ सकते हैं, क्या पता कर सकते हैं नेशनल प्रायोरिटी क्या है? देखना पड़ेगा सरकार को क्या चाहिए। मान लो अभी सरकार को आजकल एडिबल ऑयल इंपोर्ट कर रहे हो, ओके, तो या तो आपका एडिबल ऑयल कोई कनेक्शन है म्यांमार में, क्योंकि एडिबल ऑयल काफी म्यांमार से आ रहा है, या कभी कभी पल्सेस दाल खरीदते हैं, वो म्यांमार से आता है या कनाडा से आता है। तो ये कहाँ दिखता है? लाइक ये पॉलिसी कहीं पे पढ़ सकते हैं? वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट नंबर्स आपको देखने पड़ेंगे। इंडिया क्या इंपोर्ट करता है, क्या एक्सपोर्ट कर रहा है। तो गवर्नमेंट क्या इंपोर्ट कर रहा है वो देखना पड़ेगा, प्राइवेट प्लेस क्या कर रहे हैं ये देखना पड़ेगा। चाहे प्राइवेट प्लेस है चाहे गवर्नमेंट हो, देश में आ रहा है, हाँ, इंपोर्ट हो रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई पैसा बना रहा है। या तो प्राइवेट बना रहे हैं पॉलिटिशियन के प्रॉक्सी बनने के बाद, हाँ, या तो सरकार खुद इंपोर्ट कर रही है। आपको देखना पड़ेगा कितना वॉल्यूम इन कंट्री में आ रहा है, फिर देखना पड़ेगा कौन सप्लाई करता है, फिर देखना पड़ेगा किसका प्राइस सबसे ऊंचा है, उसको आप तोड़ सकते हो नहीं। गॉट इट, दिस इज सिंपल स्ट्रैटेजी। जस्ट लुक एट द डेटा, क्या गवर्नमेंट इंपोर्ट कर रहा है, क्या मतलब देश इंपोर्ट कर रहा है, और वहां पे खेलो। बिल्कुल। तो और क्या देश एक्सपोर्ट कर रहा है वहां पे भी खेल सकते। देखो एक्सपोर्ट क्या कर रहा है, पर एक्सपोर्ट में अधिकतर क्या रहता है कि बंधे हुए हैं। अगर हाँ, मैं कंपनी हूं और मैं पंप्स बेच रहा हूं, पंप्स एक्सपोर्ट कर रहा हूं, तो मेरा ट्रेडर है जो पंप्स जानता है, जिसके पास कनेक्शन है बाहर, मैं दूसरे के पास नहीं जाऊंगा। तो उसमें थोड़ा एक्सपोर्ट में थोड़ा कॉम्प्लिकेशन रह सकता है, पर इंपोर्ट में इतना कॉम्प्लिकेशन नहीं है। पहले इंपोर्ट्स करो, उसके बाद एक्सपोर्ट करो। आप पैसे बना लो, फिर देख लो, अपने आप रास्ता खुल जाएगा। पैसे आ जाते हैं, कनेक्शन आ जाते हैं, कस्टम से कनेक्शंस हो जाते हैं, तो बहुत कुछ कर सकते हैं। गॉट इट, ठीक है। सो नाउ गेट बैक टू कोल। अभी कोयला कर रहा था, हाँ, उस समय वो काफी मशहूर हो गया कि ये जबरदस्त ट्रेडर है, कुछ भी ले सकता है, कुछ भी दे सकता है। तो दुनिया में सबसे बड़ा कमोडिटी एक्सपोर्टर इंपोर्टर है कारगिल। तो कारगिल ने उसके बारे में बहुत सुना, तो कारगिल के लोग आए गौतम अडानी से मिलने के लिए, बोले हमने सुना कि आप बहुत ट्रेडिंग करते हो और कुछ भी निकाल सकते हो देश में से, और बताओ ना क्या काम है। तो बोले देखो हमें नमक चाहिए, पूरी दुनिया में नमक बेचना है, और सबसे सस्ता नमक कच्छ में बनता है। आपको मालूम है गांधी जी का कच्छ मार्च, दांडी मार्च, सौराष्ट्र कच्छ में सबसे अच्छा नमक, सबसे सस्ता नमक बनता है। सॉल्ट पैन बहुत है उधर, और जो पानी है उसकी जो सलाइन क्वालिटी है उससे ज्यादा नमक बनता है।
तो बोला हमें इतने मिलियन टन चाहिए, आप कर सकते हो? बोला हाँ। किस भाव में? तो दोनों बैठे अपने नंबर। कारगिल ने एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी दी इसको। अब गौतम को बोला हम इतना इंपोर्ट आपसे खरीदेंगे, आप दे सकते हैं इतने मिलियन टन। तो दोनों ने अपने हिसाब किया, बोले इस प्राइस में बेच सकते हैं। कारगिल ने बोला अच्छा। तो गौतम भाई ने बोला बोलो कौन से दरगाह कौन से पोर्ट में आपको भी देना है? तो एक तो कांडला था और दूसरा JNPT था, और कच्छ से कांडला लेकर गए तो इतना पैसा, पर उधर रोड्स इतने अच्छे नहीं थे। कच्छ से JNPT आए तो रेलवे लाइंस है, पर खर्चा ज्यादा होगा। तो कारगिल सोचने लगा, बोला अच्छा हमें एक 10-15 दिन दो, हम पूछताछ करके आएंगे। कारगिल ग्लोबल प्लेयर था, उसके पास काफी कनेक्शन थे। एक कनेक्शन था कोई नेटो का क्या कहते हैं, नासा का साइंटिस्ट, और नासा के पास मैप्स थे। तो साइंटिस्ट को बोला आप ये मैप्स देखो कहाँ सबसे अच्छा एरिया हो सकता है। तो नासा ने जो कोस्टल लाइन इंडिया की जो स्टडी किया, उन्होंने बोला देखो ये जगह है मुंद्रा, वहां डेप्थ सबसे ज्यादा है, और करंट्स जिस तरीके से आते जाते हैं उधर ड्रेजिंग भी बहुत कम की जरूरत है, यहां सबसे अच्छा आपका जेटी बन सकता है। तो कारगिल आया गौतम के पास, बोला देखो हमें हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक मुंद्रा में एक अच्छा जेटी बन सकता है। तो गौतम भाई गए, कच्छ उसका एरिया था, मुंद्रा गए, बोला अच्छा जगह है, तो बोला चलो बनाएंगे जेटी 50-50। ये पहली बार था जो गौतम अडानी 50-50 का गेम खेला। उसके जो भी पार्टनर्स हैं अधिकतर 50-50 है, 49-51 नहीं है, 76-24 नहीं है, और कई इंडस्ट्रियलिस्ट इवन 76-24 रिलेशनशिप संभालना बहुत मुश्किल समझते हैं। और ये ना गौतम बोला 50-50। उसका कारण ये बहुत ही सिंपल था, आपके पास नॉलेज है, मेरे पास ये देश के कनेक्शंस हैं, हम दोनों इक्वल रहना चाहिए, आपकी भी कंपनी है मेरी भी कंपनी है, दोनों संभालेंगे। और उसका नतीजा जो बेनिफिट्स मिला उसको बाद में बताएंगे, पर बहुत बेनिफिट्स है। एंड गौतम अडानी इज द ओनली इंडस्ट्रियलिस्ट इन इंडिया जहां 50-50 की बात करता है। ओके, एक जगह नहीं, कई जगह। ठीक है। अब 50-50 की बात हुई, जेटी बनाने में 100 करोड़ जाने वाले थे, तो गौतम अडानी ने बोला ठीक है हम 50 करोड़ लेकर आएंगे। कैसे उसने 50 करोड़ लाया? क्योंकि उसके एक्सपोर्ट ट्रेडिंग, विनोद भाई दुबई में रहते थे, तो कितना पैसा बाहर रहता था, क्योंकि ट्रेडिंग बाहर की कंपनी से हुई तो उसका पैसा लीगली बाहर ही रहता है। किसी भी तरह से 50 करोड़ का बंदोबस्त हुआ, कोई शायद इन्फ्लुएंशियल लोग भी शामिल होंगे, पर प्लान हो गए, साइन हो गया, डॉक्यूमेंट तैयार हुआ, और दोनों काम चालू करने लगे जेटी बनाने के लिए। अकस्मात उसी समय जॉर्ज फर्नांडिस अपने पोर्ट्स मिनिस्टर बन गए, यूनियन पोर्ट्स मिनिस्टर। और जॉर्ज फर्नांडिस, क्योंकि देश की आर्थिक स्थिति बहुत ही गंभीर थी, उन्होंने एक नया पॉलिसी निकाला कि स्टेट पोर्ट्स कैन नाउ इनवाइट 100% FDI। इसका मतलब 100% इक्विटी फॉरेन पार्टी के साथ रह सकती है। पुरानी पॉलिसी थी कि फॉरेन पार्टीज के नॉट ओन मेजॉरिटी स्टेक इन इंडियन पोर्ट्स, और 26% से ऊपर जा नहीं सकते। अचानक ये पॉलिसी से आया कि स्टेट पोर्ट में 100% आप ले सकते हो। तो कारगिल ने सोचा रहा कारगिल अपना जेटी तो हम खुद ओन कर सकते हैं। तो गौतम के पास गए, बोले देखो भाई 100% ओन कर सकते हैं, अभी आप तो हमारे मित्र हो, तो आप अपना इक्विटी हमें दे दो, हम 90% ओन करेंगे, आप 10-11% अपने साथ रखो। गौतम भाई ने कहा नहीं भाई, सौदा रहता है, जबान रहती है, और अपने पास एग्रीमेंट भी है, ये नहीं चलेगा। तो कारगिल ने तो हम आपसे काम नहीं करेंगे, हम पूरा 100% रखेंगे अपने साथ। गौतम अडानी बोला ट्राई करो, और वो गए चीफ मिनिस्टर के पास, देखो हम फॉरेन एक्सचेंज लाने वाले हैं, आपका गौतम अडानी तैयार नहीं है। तो मुख्यमंत्री उसमें चिमन भाई पटेल थे, देखो भाई ये सौदे की बात है, आप दोनों नक्की करो, अपने में सल्टो, मुझे बीच में मत डालो। कारगिल को ये जवाब अच्छा नहीं लगा, वो गया जॉर्ज फर्नांडिस के पास, बोला पैसे लाने के लिए तैयार की पॉलिसी है, और ये सरकार और गौतम अडानी हम हमें नहीं दे रहे हैं पोर्ट जेटी। तो जॉर्ज फर्नांडिस चिट्ठी लिखी उस समय चीफ मिनिस्टर को,
तब तक शायद चीफ मिनिस्टर केशव पटेल हो गए हम्म, और उनको बोला कि देखो यहाँ पैसे आ रहे हैं, आप क्यों नहीं दे रहे हो? हम्म, तो जो भी चीफ मिनिस्टर था वो सीधा चिट्ठी लिखा जॉर्ज जॉर्ज फर्नांडिस फर्नांडिस ने बोला ये स्टेट का मामला है, आप बीच में मत पड़िए। अब जॉर्ज फर्नांडिस बहुत शकी आदमी था, बहुत गुस्सा खाया, मेरी बात टालते हैं हम्म, और मैं यूनियन मिनिस्टर हूं। तो कारगिल बोला छोड़ो उनकी बातों, मैं आपको पूरा टर्मिनल कांडला में दे दूंगा। कांडला इज ए यूनियन पोर्ट, कुछ नहीं कर सकते लोग। कांडला इज अ कांडला इज ए यूनियन पोर्ट, ओके, सरकार में, सेंट्रल सरकार हाँ। का पोर्ट है। इट इज अ बिग पोर्ट, या वहां टर्मिनल मिलना जैसे जेएनपीटी में टर्मिनल मिलना बहुत बड़ी चीज है, 100 गुना ज्यादा है, प्रॉफिटेबल है। तो कारगिल में अच्छा ये तो अच्छा है, तो सीधा गौतम भाई से वी आर नॉट वर्किंग विथ यू, वी आर गोइंग टू कांडला। तो कांडला गए, वहां जब बात चल रही थी और डॉक्यूमेंट बना रहे थे, उसी समय कांडला में स्ट्राइक हुआ। स्ट्राइक 5 साल रहा। Cargill realized that he could not set up the port and take a terminal in Kandla. हाथ जोड़ा, निकल गया देश से। और फिर जब निकल गया तो गौतम अडानी ने स्टेट सरकार को बोला कि देखो हम ये बनाना चाहते हैं, आप 26% लो, हम 74% लेंगे, लेट्स डू टुगेदर। सरकार ने मंजूर किया, ओके, चालू किया। तो पोर्ट चालू हुआ, मुंद्रा चालू होने वाला था। जब तैयार हुआ, उसके पीछे भी कस्सा है, 2 मिनट के बाद बताऊंगा। जब तैयार हुआ तो गौतम अडानी ने सरकार के पास वापस गया, देखो आपने 10 रुपये शेयर लिया मुझसे, मैं अभी आपको 260 दूंगा, आप अपना 26% मुझे दे दो। सरकार एग्री, 100% ओनर हो गया। एंड आफ्टर दैट इट बिकेम हिज पोर्ट। इट इज परहैप्स द बिगेस्ट पोर्ट, द मोस्ट प्रॉफिटेबल पोर्ट इन इंडिया। अभी मैंने कहा गौतम ट्रेडर है, उसका सबसे बड़ा ट्रेडिंग कमोडिटी था कोल। जब पोर्ट बनाया तो पहला कहा देखो पोर्ट में शिप्स आने चाहिए, अगर शिप्स आने चाहिए तो शिप्स दूसरे बहुत लोगों ने कहा हम बनाएंगे पोर्ट, पर गौतम अडानी ने फैसला किया कि मैं किसी लाइनर को नहीं दूंगा, क्योंकि वो अपनी शिप्स ही बुलाएगा। मुझे लाइनर नहीं चाहिए, मुझे ऐसा बंदा चाहिए जो सभी शिप्स ला सके। तो उसने P&O से साइन किया। अनफॉर्चुनेटली फॉर गौतम भाई, P&O itself got sold to Dubai Port Works। तो दुबई मालिक हो गया। फिर भी दुबई ने पहला टर्मिनल बनाया, और पहला टर्मिनल बनाया, उसने DPW से बोला देखो तुम्हारा बिजनेस नहीं आएगा, बिजनेस के लिए पहला टर्मिनल जो बनाओगे वो कोल पर बना। तो DPW बोला ठीक है, तो कोल के लिए पहला टर्मिनल बना। तो अचानक क्या हुआ कि उसको DPW परसेंटेज देता था बिजनेस का, क्योंकि he was a concessioner of गौतम अडानी। तो उधर से पैसे बन रहे थे, कोल ट्रेडिंग से पैसे बन रहे थे, उसने शिप्स चार्टर बेसिस पर, फिर धीरे धीरे अपने खुद के शिप्स लगा दिए, हर एक जगह उसको पैसे मिलने लगे। जब धंधा बढ़ने लगा तो उसने कोल माइन खरीदा इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया कोल माइन की कैपेसिटी 300 मिलियन, और इंडिया की इंपोर्ट रिक्वायरमेंट हर साल है अब 100 मिलियन। फिर भी वो 100% तो नहीं ले सकता था, तो कम से कम 200 मिलियन टन, 200,000 टन हर साल उसका बिजनेस चलता था सरकार के साथ। ओके, 1/5 ऑफ इंडियाज इंपोर्ट्स केम फ्रॉम गौतम अडानी एंड थ्रू मुंद्रा। जब पोर्ट चालू हुआ, जब पोर्ट बनने वाला था, तो पहला पोर्ट टर्मिनल वो सब खर्चा क्या था अपने P&O ने, अब दुबई पोर्ट वर्क्स। अब जब दूसरा पोर्ट बनाने वाला था, दूसरा टर्मिनल बनाने वाला था, तो सभी कॉन्ट्रैक्टर्स को बुलाए, सभी डिजाइनर्स को बुलाए, सबने बोला 6,000 करोड़ करीबन जाएगा। 6,000 करोड़ उसके पास थी नहीं। तो जब चले गए तो अपने मैनेजर को बोला देखो 6,000 करोड़ मेरे पास नहीं है, 100-200 करोड़ का मामला है, मैं कर सकता हूँ। तो अभी आप पोर्ट को वापस रीडिजाइन करो, कहां से सबसे ज्यादा पैसा बनेगा। ओके, खाली उस पर कॉन्सेंट्रेट करो, पूरा पोर्ट मत बनाओ, एक जेट्टी बनाओ चलेगा। तो पहला कोल बनने वाला था। उसके बाद फर्टिलाइजर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को गेहूं चाहिए था, ग्रेन्स चाहिए था, तो ग्रेन्स के लिए फैसिलिटी बना दिया। उसके बाद एडिबल ऑयल्स इंपोर्ट करने लगा, तो उसके लिए फैसिलिटी बना दिया। तो पहले जो चीज थे वो वही चीजों पर बनाया जो खुद ट्रेडिंग कर रहा था। इसके लिए वो पोर्ट में शुरुआत से ही बिजनेस चालू हुआ, शुरुआत से ही प्रॉफिटेबल रहा। बहुत
पोर्ट्स 10-10 साल तक प्रॉफिट नहीं बनाते हैं, उसका प्रॉफिट पहले दिन से बनने लगा, और वो प्रॉफिट जो आ रहे थे वो वापस उस बिजनेस में डाल रहा था और पोर्ट को धीरे धीरे बड़ा करता है। अच्छा, अब पोर्ट बनाने में आपको ड्रेजिंग करना पड़ता है। हम्म। पूरी दुनिया में ड्रेजिंग के लिए लोग ड्रेजर्स हायर पर लेते हैं, क्योंकि साल में 3 महीने का काम है, 9 महीने ड्रेजर बेकार रहता है। हाँ। तो आप ये जनवरी से मार्च लोगे तो मैं अप्रैल से जून तक लूंगा, एंड ईच वन वर्क्स आउट इस टाइम। ड्रेजिंग मतलब क्या होता है? ड्रेजिंग मतलब जमीन में से जो मिट्टी आती है हाँ, उसको हटाना। निकालना, अच्छा, कि डेप्थ उतना ही रहे, शिप्स अटक नहीं जाए। गॉट इट। तो गौतम भाई ने ड्रेजिंग लीज पर लेना चाहा। उस समय खाली एक ही कंपनी थी ड्रेजिंग में, ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन इंडिया, सरकारी कंपनी थी। बोला आपको 2-3 महीना रुकना पड़ेगा। मेरे पास 2-3 महीना टाइम नहीं, मेरा इंटरेस्ट आ रहा है। तो अपने लोगों से बोला ड्रेजर खरीद लो। तो सब लोग तो 50,000 करोड़ कम से कम 100 करोड़ का कॉस्ट है, हम उसको अफोर्ड कर सकते हैं। बोले सेकेंड हैंड खरीद लो, देखो खरीद लो, फिर काम पर लगाओ। काम पर लगा, पर 3 महीने के बाद उसके लिए धंधा ढूंढो, तुम्हारा काम क्या है। तो ड्रेजर को इंपोर्ट किया, अपना काम हुआ, 9 महीने तक दूसरों को देने लगा जिनको ड्रेजर चाहिए था, एंड द ड्रेजर बिकेम अ बिजनेस ऑफ हिज। फिर दूसरा ड्रेजर लिया, फिर तीसरा ड्रेजर लिया, आज उसके 100 ड्रेजर्स हैं। ही इज बिगर देन एनीवन एल्स इन द वर्ल्ड इन ड्रेजिंग। अच्छा, वो किया तो उसने देखा कि पोर्ट का एक और टर्मिनल बन सकता है, फिर दूसरा टर्मिनल बन सकता है। और जब ये बात चल रही थी वो सिंगापुर गया। सिंगापुर में एक और ट्रेडर से मिला, उसका नाम है कोक हुन होंग। कोक होंग इज अ मलेशियन ऑफ चाइनीज डिसेंट, एंड उसको मिला, वो एडिबल ऑयल का सबसे बड़ा ट्रेडर था दुनिया, ये ईस्टर्न वर्ल्ड में। ओके। तो बोला आप मुद्रा में क्यों नहीं करते हो एक एडिबल ऑयल कंपनी? तो को अच्छा लगा, या लड़का में वो दम है और पेट में आग है, भूख है, वो काम करेगा। तो मुंद्रा गया, उसे मुंद्रा तैयार भी था, रोड भी अच्छे नहीं थे। गया, 4 दिन में एग्रीमेंट साइन हुआ 50-50। ओके। और उसने वहां एडिबल ऑयल फैक्ट्री चालू किया, दैट इज अडानी विल्मर, जो लास्ट ईयर पब्लिक गई। और अडानी विल्मर हैज बिकम द लार्जेस्ट एडिबल ऑयल कंपनी इन इंडिया। अभी एडिबल ऑयल आने लगा, तो क्योंकि उसके लिए अलग टर्मिनल बनाया कि एडिबल ऑयल जल्दी निकले, कि शिप ज्यादा टाइम नहीं रुके पोर्ट पर और डिमारेज ज्यादा नहीं जाए, भाड़ा ज्यादा नहीं जाए। तो उसके लिए उसने बड़े बड़े पंप्स लगाए। तो पहले 100 टन पर डे इवैक्यूएशन था, आज 50,000 टन पर डे निकाल सकता है। तो उसने इन्वेस्टमेंट्स किया एडिबल ऑयल पर, उसके साथ उसमें एडिबल ऑयल की फैक्ट्री थी, साथ साथ में उसको मालूम था सरकार को ऑयल इंपोर्ट करना पड़ता है, क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना पड़ता है। अब क्रूड ऑयल में सरकार कभी कभी जेएनपीटी से लेती थी, तो उसको किसी भी तरीके से बनाना था मुंद्रा में। तो उसने तरकीब सोची, वहां एक ऑयल टैंक फार्म बनाया। उसके लिए मित्तल, जो आर्सेलर मित्तल है ना, उसको बुलाया, एलन मित्तल को। बोला आप यहाँ टैंक फार्म बना दिए, मैं आपको सस्ते में जमीन दूंगा भाड़े पर। तो बड़ा ऑयल टैंक फार्म बना दिया। फिर इंडियन ऑयल को बोला देखो ऑयल टैंक फार्म है, आप इधर से ले लो ना, कम भाव में मिलेंगे आपको। तो इंडियन ऑयल ठीक है, लिया। तो अडानी को एक और आइडिया आया, उसने सीधा एक पाइपलाइन बनाया मुंद्रा से भटिंडा तक, जहां इंडियन ऑयल का रिफाइनरी था। तो ऑयल टैंक फार्म से सीधा ऑयल जाता है भटिंडा में। अभी ऑयल इंडिया किसी और से लेना नहीं चाहते, क्योंकि उसका पूरा पाइपलाइन सेट है। तो उसका इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन से सरकार को ऑयल चाहिए था। अगेन नेशनल इंटरेस्ट विद बिजनेस इंटरेस्ट, फूड ग्रेन फूड कॉर्पोरेशन नेशनल इंटरेस्ट, बिजनेस इंटरेस्ट, कोल नेशनल इंटरेस्ट, बिजनेस इंटरेस्ट, सब शामिल। और 3 बिग बिजनेसेस केम टू मुंद्रा। अब जब 3 बिजनेस आ गए, पंप्स चलाने के लिए आपको या तो डीजल यूज करना है, इलेक्ट्रिसिटी यूज करना है। डीजल महंगा रहता है, तो उसने चलो एक इलेक्ट्रिसिटी पावर स्टेशन लगा दे। तो पहला प्लान था 100 मेगावाट का। फिर जब तक हो रहा था, बोले हम 3 अलग अलग टर्मिनल्स बना रहे हैं, 300 का कर लेंगे। पर सरकार पैसे देगी, मतलब बैंक्स पैसे देंगे। तो केवी कामत से मिलने गए, तो बोला हम 200-300 मेगावाट के
प्लांट्स लगाने वाले हैं, अपना ये बिजनेस है, ये कैप्टिव है, ये कैश फ्लोज है। कामत देखा, बोले ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम, आई थिंक इट्स गुड, वी विल टेक इट अप। तो जो ही उसने कहा बिल गुड, टेक इट अप, बाहर अपने फाइनेंस मैनेजर बोल रहा है डबल कर लो, 600 कर लो। वो खाली आधा दिखाता है, कितना उसका प्लान है किसी को मालूम नहीं। जब सौदा होता है तो उस समय डबल कर देता है। तो उसने सीधा पावर स्टेशन लगा दिया। पावर स्टेशन लगा दिया तो उसका पावर कॉस्ट नीचे कम हो गया सीधा। डीजल के बदले वो सीधा अपना पावर यूज कर रहा था। पावर स्टेशन लगाने के लिए उस समय भेल लगा रहा था 4 साल सप्लाई के लिए। तो उसको मान लो चाइना दे रहा है 3 महीने में, तो चाइना से सौदा किया। पर कंडीशन था चाइनीज के इंजीनियर सब यहाँ आएंगे, जब तक प्लांट फंक्शनल नहीं होगा तब तक पैसे नहीं मिलेंगे। चाइनीज दिन रात यहाँ काम किए, जब फंक्शनल हो गया पैसे उनको मिल गए, चाइना खुश, इंडिया खुश। और वहां पूरी चाइनीज की बस्ती थी उस समय, अपने झगड़ों से पहले थी। 1990 जब कोई झगड़ा नहीं था, डोकला नहीं हुआ था उसमें। ओके। और तो उस समय क्योंकि बड़ी चाइनीज बस्ती थी, वर्कर्स यंग रहते हैं, तो कई लड़की से मिले, 2-3 शादियां भी हो गई बहुत धूमधाम से। पर वैसा माहौल हो गया था। ओके। तो सबसे बड़ा जो चाइनीज का परचेसर था टेक्नोलॉजी का, वो पावर स्टेशन का, वो अदानी बन गया। फिर धीरे धीरे जब उसके प्लान्स बड़े बड़े हो गए एंड ही वांटेड टू गो सुपर क्रिटिकल यूएमपीपीज, उसके बाद जर्मनी के पास गया। अब उस समय अभी 600 मेगावाट का प्रोजेक्ट था, फिर 1300 हो गया, 1340 का हो गया। तो उसका था अभी मुझे 6000 का बनाना पड़ेगा, सुपर क्रिटिकल, उसमें खर्चा कम रहता है, पावर सस्ता रहता है, वो लगाना है। तो सरकार का एक टेंडर आया मुद्रा के लिए, तो उसने बिड किया, पर टाटा उस बिड को छीन गया। तो उसके मैनेजर बहुत उदास थे, बोले अभी क्या करें, बोले जो हो गया छोड़ो। पर गौतम अपने रूल बुक के पास गया, जो सरकारी रूल्स है सब पढ़ने लगा। उसने देखा कि सरकारी रूल में एक और फैसिलिटी है, केस 2 टाइप। केस 2 में अगर जमीन आपकी है, पैसे आप लोगे, सरकार से कुछ पैसे नहीं लोगे, और आप पीपीए साइन कर सकते हो किसी सरकार के साथ, तो आप पावर स्टेशन लगा सकते हो लाइसेंस के बिना। तो गौतम भाई एकदम तैयार था, बोला जमीन तो मेरी है ही, पैसे हम लगा सकते हैं। अभी पीपीए साइन करने गुजरात से बोला तुम्हारे पास पावर डेफिनेट, आप पावर महाराष्ट्र खरीदे हो, मैं आपको पावर और भी सस्ता दूंगा, आप पीपीए मुझसे साइन करो। गुजरात ने साइन किया, और दूसरे दिन जितना टाटा का पावर प्लांट था उससे थोड़ा बड़ा गौतम भाई का प्लांट आ गया। तो मुंद्रा में 2 यूएमपीपी आ गए। उतना ज्यादा कोल आया, उतना ज्यादा धंधा कोल में आया, उतना ज्यादा धंधा पोर्ट में आया, उतना ज्यादा धंधा पावर जनरेशन और पावर ट्रेडिंग में आया। फिर उसके पास ड्रेजेस थे, पोर्ट था, फिर दहेज में उसने एलएनजी टर्मिनल चालू किया। उसने मालूम था इस देश को एलएनजी की बहुत जरूरत होगी, कोल में बहुत धुआं निकलता है, धीरे धीरे पूरा देश गैस की तरफ जाएगा। तो एक एलएनजी स्टेशन वहां लगाया, फिर 2-3 एलएनजी स्टेशन देश में लगाया, हर एक जगह पोर्ट बनाया। आज उसके पास 12 पोर्ट है, और अभी ये 2 साल में 14 हो जाएंगे इंडिया में। अब उस समय एक और चीज आपको याद रखना जरूरी है, टाटा और लार्सन टुब्रो 10 साल पहले सोचे हम भी पोर्ट बनाएंगे। ओके। हमारे पास जमशेदपुर प्लांट है, उसको कोल चाहिए, तो उन्होंने बोले चल हम पोर्ट बनाएंगे उड़ीसा में। तो धामरा में उन्होंने पोर्ट बनाना चालू किया। बहुत एजिटेशन हुआ, आप टर्टल्स का ब्रीडिंग ग्राउंड है उसको बर्बाद करोगे। पर बाद में 5 साल कोर्ट केस चला, फिर जीत गए और पोर्ट बनाए। लार्सन टुब्रो जैसे कंस्ट्रक्शन और टाटा जैसा हेवी ब्लैक, दोनों बहुत बड़े भारत। पोर्ट चला, 4 साल के लिए चलाया, प्रॉफिटेबल नहीं हुआ। कैसे पोर्ट चलाना चाहिए, किस तरीके से लॉजिस्टिक्स आना चाहिए, उनके बस की बात नहीं थी। आखिर में अपने गौतम भाई को बेच दिया। अगले साल से प्रॉफिट आया। तो एक बात बताओ, हाँ, कि पोर्ट में तो मान लो कि गौतम भाई को महारत ही हासिल थी, उनको पोर्ट चलाना आता है, लेकिन वो जो बिजनेस हाथ लगाते हैं वो सब कैसे चला लेते हैं? क्योंकि हर किसी को हर बिजनेस चलाना थोड़ी आता है। देखो वही खूबी है 50-50 रेशियो में। अब विल्मर कैसा 50-50 क्या? अब विल्मर तेल जानता है,
कौन सा आदमी अच्छा रहेगा एम्प्लॉय के, जैसे विलमार चुनता है, उसका सैलरी नेगोशिएशन विलमार और अडानी करते हैं, बट टेक्निकल इवैल्यूएशन, वर्क इवैल्यूएशन विलमार करता है। नॉलेज विलमार है, नॉलेज उसके पास है, किस तरीके से प्लांट चलना चाहिए, किस तरीके से आदमी को सिलेक्ट करना चाहिए, वो उसके पार्टनर का काम है, क्योंकि प्लांट पार्टनर का भी है। तो जहां भी जाता है उसका पार्टनर उसको मदद करता है। बाकी हर जगह, क्योंकि लॉजिस्टिक्स उसका गेम है, डिस्ट्रीब्यूशन उसका गेम है। जब पार्टनर के पास 24%, मैं क्यों काम करूँ, आप अपने आप का काम है ना, आप 76% ओनर हो, यहाँ उसका 50% लगा है। तो सारे बिजनेस में ऐसा है, अधिकतर कोई बिजनेस है जहां उसके पास उसने अलाउ नहीं किया है, जैसे पोर्ट्स में किसी से शेयर नहीं करता है, वो उसका बिजनेस है, उसको आता है गेम। पावर में भी उसका ही है, बाहर के पार्टनर्स नहीं है। सोलर पावर में उसके पास है टोटल के साथ 50-50, डेटा मैनेजमेंट पर है आईकॉम नेक्स्ट के साथ 50-50, गैस डिस्ट्रीब्यूशन आईओसी के साथ 50-50, बाकी सारे 50-50 के। ओके, तो ये पावर भी इनके हाथ में हो गया। अब अदानी ग्रुप कितना बड़ा है? काफी बड़ा है। तो अब मेजर उनके टॉप 10 बिजनेसेस कौन कौन से? सबसे बड़ा है पोर्ट्स, आज भी पावर, फिर सोलर, रिन्यूएबल एनर्जी। बट सोलर edible अभी, oil। सोलर इज प्रॉफिटेबल टुडे? नो, सोलर इज इन्वेस्टमेंट वाइज सबसे बड़ा है अभी। इन्वेस्टमेंट सबसे बड़ा है, एंड ही हैज पीपीएस विद द सरकार, तो प्रॉफिटेबल हाँ, है। एक दिन बन जाएगा। नहीं, प्रॉफिटेबल है। पीपीए इज एक बार आपने इन्वेस्टमेंट किया, मान लो 100 करोड़ इन्वेस्ट किया, और सरकार आपका पावर ले रही है 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए में ले रही है, तो वो नकी हो गया, वो कैश फ्लो है, एन्युइटी, 20 साल के लिए आपको परवाह नहीं करनी पड़ेगी। आदमी आएगा तो कल आएगा, तो आप इंटरेस्ट बिल्ट इन है, सब कुछ डेप्रिसिएशन बिल्ट है, प्लांट कॉस्ट बिल्ट इन है। आप खाली 1 साल का मत देखिए, 20 साल का देखिए। जब पीपीए साइन होता है, आप 1-2 साल के लिए पीपीए नहीं साइन करते, आप साइन करते हैं 10 साल के लिए, तो आपका जो प्रॉफिटेबिलिटी 10 साल में देखना पड़ेगा। सो ये पोर्ट्स हो गया, पावर हो गया, आपका सोलर हो गया, गैस डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, गैस हो गया, ऑयल, एडिबल ऑयल हो गया, और कौन से? एयरपोर्ट्स। अभी एयरपोर्ट्स अभी शुरुआत की है। अब बॉम्बे तो प्रॉफिटेबल पहले से ही था, ज्यादा पैसे डालेगा, अब नया एयरपोर्ट बना रहा है तो ज्यादा पैसे डालेगा, बाद में उसको आ जाएगा पैसा, वो कैश फ्लोज देखता है। खासियत क्या है गौतम अदानी में भी? देखो, उसके 2 चीज है। एक, अपने लोगों से कहता है डोंट लुक एट द मार्केट, कितना मार्केट शेयर होगा उसके बाद भूल जाओ, आप अपना कॉस्ट देखो, आपका कॉस्ट दूसरों से नीचे है नहीं, मार्केट अपने काबू में नहीं है, पर कॉस्ट कंट्रोल अपने काबू में है। फोकस ऑन कॉस्ट, आपका कॉस्ट नीचे रहा, आप कॉम्पिटिटिव, आपकी तरक्की होगी। ही इज रूथलेस इन कॉस्ट, सबसे सस्ता मुझे ही चाहिए, सबसे जहां भी कॉस्ट कट कर सकता है वो कट करेगा। दूसरी, रिलेशनशिप्स रखो, कभी तोड़ो नहीं। तीसरा, नेवर गो पब्लिक जब तक आपके प्रॉफिट नहीं बनने लगे। पब्लिक पर लॉस मेकिंग यूनिट कभी मत डालो, पब्लिक पर एक प्लान्ड प्रोजेक्ट मत डालो। अपना खर्च करो, प्रॉफिट्स बनाओ, आपका वैल्यूएशन भी अच्छा रहेगा, इन्वेस्टिंग पब्लिक भी खुश रहेगी। 4-5 तरीके। एंड ओके, नाउ अ लिटिल डिफरेंट क्वेश्चन कि डू यू थिंक कि अदानी में कुछ गलत भी है, कुछ गलत कर रहा है, या कोई ऐसा पॉइंट है? गुड क्वेश्चन। देखो, गलती तब रहती है जब आप उदास हो जाते हो, आपको लगता है ये नहीं किया करना चाहिए। गौतम भाई does not believe in regrets. He does not believe that there's a mistake. Every mistake is an opportunity. मानते नहीं है कोई गलती हुई। अगर उसका कोई ट्रेडर है, उसका, एंड दिस इज अ ट्रू स्टोरी, एक ट्रेडर ने कम से कम 50 करोड़ का लॉस लगा है एक ट्रेड पर। सब लोग उसे कोसने लगे, और आदमी उदास होकर अपने राजीनामा दे दिया। गौतम भाई बुलाया उसे मानता हूं आदमी अच्छा है, दिल का साफ है। बोला क्यों? 50 करोड़ खवाए और अपना पूरा एक्सपीरियंस मेरे खर्चे पर कर रहे हो, तुम इधर ही काम करोगे? 50 करोड़ रुपए तुम वसूल करोगे, कैसे वसूल करना है
आपको कितना पैसा ज्यादा मिलना चाहिए, मेरा काम है. He will give more opportunities to that man so that he can not only make money for himself, he can make more money for the company. There's no such thing as a bad decision. If there's a bad decision, it's only a temporary bad decision. He will cut it off immediately. जैसे वो आशापुरा ग्रुप के साथ एल्यूमिनियम बनाना चाहता था 1990s में. काम चालू हुआ, प्लान था 10,000 करोड़ डालने का. तो गौतम अदानी समझ गए 2 महीने में ही कि ये नंबर 1 नंबर 2 देश में बनने वाला नहीं है. और उसका प्लान खाली उस समय उसका एक डिसीजन है, अगर मैं नंबर 1 या नंबर 2 नहीं बन सकता देश में, मैं नंबर 3 तक जाने के लिए तैयार हूं. उससे कम रहेगा तो मेरे दिल में मुझे ये कंपनी नहीं चाहिए. तो देखा ही नहीं होगा. बहुत मैनेजमेंट टाइम जा रहा है. अपने साथी को बोला तुम संभाल सकते हो, मेरे पास कुछ टाइम नहीं है. साथी के पास इतना बैंडविड्थ नहीं था, वह बंद कर लो. वेल्सपन ग्रुप, बीके गोयनका वाज अ गुड फ्रेंड ऑफ हिज. दोनों ऑयल एक्सप्लोरेशन में गए. अगेन 50-50, जमा नहीं, बोल बैठे बंद कर लो. तो जो भी करना है, अगर मिस्टेक हो रहा है, गलत डिसीजन है, इट्स अ गलत डिसीजन, कट इट ऑफ बिफोर इट बिकम बैड. पर जो भी करना है वो नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 ही करना है, नहीं जा रहा उसमें. मैं तो नहीं. And remember, almost every project that he has got in India is through open tender bidding. I was going to No come to सरकारी this. favors. I was going to come to this. कि do you think that गवर्नमेंट बहुत फेवर करती है? देखो भाई, खाली एक प्रोजेक्ट था, वो है पोर्ट्स, मुंद्रा पोर्ट, जो नेगोशिएटेड डील है सरकार के साथ. हाँ. वो भी 10 रुपए में उन सरकार ने शेयर खरीदे, उसने 260 दिया और ले लिया. नहीं, जो आसपास जमीन खरीदी 1 रुपए में, वो सब. वो देखो, अभी आप जाओ बम्बई से कम 50-500 किलोमीटर अंदर विदर्भ की तरफ, आपको जमीन वहां भी मिलेगी 10 रुपए के एकड़ पे. किसान उसको गाय चराने के लिए लेके जाते हैं, 100 रुपए में मिलेगी, पर जमीन कोई लेने के लिए तैयार नहीं है. कि क्या करेगा उधर? उगाएगा भी तो निकालेगा कैसे? ट्रक लगाएगा तो खर्चा होता है ना. पर एक बार जमीन आ गई, आप उधर रोड बनाओ, उधर रेल लगाओ, कनेक्टिविटी डालो, तो जमीन का दाम 150 रुपए से 1 लाख हो जाएगा. और उसने वो किया. अभी आप सोच रहे हो कि उसने 1 रुपए में खरीदा, उस समय 1 रुपए का भाव था. वो बिल्कुल खाड़ी जमीन थी, कोई लेने के लिए तैयार नहीं था. वही मार्केट भाव था, उसने मार्केट भाव से खरीदा. और आप प्रोस्पेक्टस देखो, 2007 का जो मुंद्रा का प्रोस्पेक्टस है, उसमें लिखा है क्लियरली उसके पास 35,000 एकर्स लैंड है. इस देश में कोई भी पोर्ट के पास इतनी जमीन नहीं है. अब जमीन आ गई तो आपके 4 फायदे हैं. एक, आपके पोर्ट के पास वेयरहाउसिंग फैसिलिटीज है, डिमारेज बहुत आने वाला है. 2, आपके कैपिटल कॉस्ट बहुत कम है, तो इंटरेस्ट कॉस्ट ज्यादा नहीं है. 3, आपके कनेक्टिविटी हो गई, दाम लैंड का दाम तो ऐसे ही बढ़ गया. 4, आप रियल एस्टेट अपने एम्प्लॉइज के लिए घर बना रहे हो, उधर पैसे बन रहे हैं, वो भी खरीदते नहीं है, वो भाड़े पर देते हैं या लीज पर देते हैं. 5, नई कंपनियां उधर स्थापित करने का उसका प्लान है. दुनिया में सबसे प्रॉफिटेबल कंपनीज आर बेस्ड ऑन शोर्स नियर पोर्ट्स, क्योंकि इंपोर्ट अच्छी तरह होता है, एक्सपोर्ट अच्छी तरह होता है, खर्चा ज्यादा नहीं रहता है. चाहे कार्स हो, ऑटोमोबाइल कंपनीज हो, चाहे स्टील कंपनीज हो, चाहे बड़े बड़े पेपर की कंपनी हो, सब पोर्ट्स के पास में रहते हैं. इंडिया खाली मिस्टेक क्या, अंदर डाल. तो उसके पास अभी मारुति ने अपना पूरा जो एक्सपोर्ट हब मुंद्रा पर बनाया है. उसका सोलर प्लांट्स का पूरा हब मुंद्रा में रहेगा. उसके डिफेंस डील सब मुंद्रा में रहेंगे, क्योंकि अधिकतर डिफेंस डील, मिसाइल्स, ड्रोन्स, उनको एयर स्ट्रिप चाहिए. मुंद्रा में उसके पास 2.5 किलोमीटर 2.2 किलोमीटर एयर स्ट्रिप है, जहां सबसे बड़ा हवाई जहाज आ सकता है. 10 साल रुको, उसको भी कमर्शियल करेगा. जमीन उसकी थी, एयर स्ट्रिप उसका है.
MRO बिजनेस जो सर्विसिंग ऑफ एयरक्राफ्ट है, उसने सबसे बड़ी कंपनी खरीद ली है। तो जो भी सर्विसिंग ऑफ एयरक्राफ्ट चाहिए वो उसके पास आएगा, क्योंकि एयर स्ट्रिप है, समुद्र है और जमीन है। तो धीरे धीरे एक करके दूसरा करके तीसरा सभी कंपनीज आएगी उसकी जमीन पर। अब ओरिसा ने उसे परमिशन दिया कॉपर प्लांट लगाने के लिए, तो थोड़ा कॉपर प्लांट उधर बनाएगा, बेसिक मटेरियल उधर बनाएगा, बाकी मटेरियल समुद्र लेकर आएगा कोस्टल शिपिंग। और शिपिंग इज चीपर। अगर आप ट्रांसपोर्टेशन के लिए सोचे, अगर आपको समुद्र से इंटरनेशनल हाई सीज इंटरकॉन्टिनेंटल ओशन ट्रेड देखोगे, अगर ₹1 1 टन के लिए लगता है, ₹1 1 टन 1 किलोमीटर के लिए लगता है, आप कोस्टल शिपिंग में जाओगे तो ₹3 1 टन 1 किलोमीटर जाता है। आप रेलवे पर जाओगे तो ₹6 पर टन पर किलोमीटर जाता है। आप ट्रक से जाओगे तो ₹12 पर टन पर किलोमीटर। और उसके बावजूद भी अपने देश में अधिकतर ट्रक्स है, रेलवे कम है और सी उससे भी कम है। गौतम अडानी इज चेंजिंग दैट। इंटरेस्टिंग। तो अब फ्यूचर से अडानी का है, देखो कि उसके पास डिफेंस डील्स है। डिफेंस डील्स में कोई टेंडरिंग नहीं रहता है। डिफेंस डील्स दुनिया भर में अपनी बल शक्ति पर चलो और सरकार से कनेक्शन अच्छे रहे। बिगेस्ट कस्टमर, द ओनली कस्टमर इज द सरकार। डिफेंस ऑर्गन। तो इसीलिए आपको सरकार के कनेक्शन अच्छे है। मोदी अपना अडानी नोस हाउ टू मेंटेन रिलेशन विद एवरीबॉडी। जब बंगाल में गया तो ममता बनर्जी को खुश कर दिया। ममता बनर्जी से एग्री टू गिव हिम हल्दिया फॉर रीडेवलपमेंट एंड ही इज आल्सो गॉट ताजपुर इन वेस्ट बंगाल। 2 पोर्ट्स उसके पास आ गए। एंड ममता बनर्जी इज नॉट अ फ्रेंड ऑफ बीजेपी। गहलोत के पास गया, गहलोत ने बोला मेरे यहाँ खान लगा दो। तो मतलब अदानी कोई भी गवर्नमेंट होती बनता तो सही, बनता है। उसको मालूम है किससे बात करने, किससे रिश्ते बनाने। One of his big qualities is building relationships and maintaining them. अच्छा, आप धंधे की बात कर रहे हो, उसके पास एक और चीज है। जिस स्टेट में काम करता है वो स्टेट गवर्नमेंट से बोलता है आपके स्कूल्स कैसे हैं, आपको मदद चाहिए, आप कोई भी स्कूल मुझे देना चाहते हो, हम बिना चार्ज करे आपके स्कूल को संभालेंगे। आज उसके करीबन 6000 स्कूल है इंडिया में। वो टीचर्स की सैलरी नहीं बदल रहा है। प्रीति अडानी ने मुझे बोली कि सरकार की जो सैलरी टीचर्स के लिए है वो मेरे टीचर से ज्यादा है जो मैं टीचर्स अपॉइंट करती हूँ गुजरात में मेरे प्राइवेट स्कूल में। मैं उनको कम सैलरी देती हूँ। सरकार अच्छा पैसा देती है पर सरकार मॉनिटर नहीं करती है। तो वो अपने मैनेजमेंट टेक्निक्स लाती है, मेजरिंग इनपुट्स एंड आउटपुट्स ऑफ स्टूडेंट्स, इनपुट्स एंड आउटपुट टीचर्स। आज स्टूडेंट को 50% मिला लास्ट ईयर सेकंड क्लास में, अब थर्ड स्टैंडर्ड में 55 नहीं मिला, तो टीचर ने क्या काम किया? टीचर पर पेशा आता है, आप इंप्रूव करो। नहीं तो हम रिपोर्ट गलत ले, खराब रिपोर्ट लिखिए सरकार को कि टीचर को सिखाना नहीं आता है। एज अ रिजल्ट इन स्कूल्स पेरेंट्स है, माता पिता है जो बोलते हैं अडानी के प्रिंसिपल्स को हमें हमारे बच्चे को एडमिट करो ना, हम प्राइवेट स्कूल से निकाल के आपके स्कूल में डालना चाहते हैं। सरकारी स्कूल है, मैनेजमेंट मेक्स द डिफरेंस। नाइस। सो अब और इसीलिए मुझे सरकार पर काफी गुस्सा आता है जब सरकार कहती है सिटीजन रिस्पॉन्सिबिलिटी। अरे सिटीजन रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ? इट्स सरकार रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्स्ट। क्यों है कि केरला का आदमी अपने राज्य में कभी इंडस्ट्री बढ़ने नहीं दिया, पर वही केरला का आदमी जब दुबई जाता है या सऊदी जाता है फर्स्ट क्लास वर्कर रहता है। आदमी वही है, काम वही है, उस जगह क्यों अच्छा वर्कर हो गया, इस जगह खराब आदमी है। सरकार की पॉलिसी से ना, अगर पॉलिसी ठीक है आदमी अच्छा रहता है, पॉलिसी गलत है आदमी बुरा रहता है। आदमी को दोष मत दो। Coming back to the Adani group, okay, and the question which I had कि यहाँ से अब next क्या है? Do you think कि there is, I'm sure आप study करते हो अंबानीज को, अदानीज को, टाटास को, national policies को, right, geopolitics को, हर जगह। So अभी
इन नेक्स्ट 10 years और 20 years अब सबसे बड़ा बिजनेस ग्रुप कौन बनेगा? अदानी ही कंटिन्यू रहेगा? अडानी कंटिन्यू, मैं बताऊंगा इसका कारण। हाँ, लाइक ऐसा क्यों कि अदानी अंबानी से बेटर रहेगा, बड़ा ग्रुप बन जाएगा? अभी से ही बड़ा, अभी तो बड़ा हो गया अडानी से। अब टाटा इज बिगर, हाँ, गिव हिम 2 years, he'll be bigger than Tata's. Let me explain why. तो अदानी, यू आर सेइंग दैट अदानी विल बी बिगर देन, मतलब Everyone. अदानी, अंबानी, टाटा, बिरला सबसे बड़ा होगा? अभी ऑलरेडी काफी सबसे बड़ा ही है, सिर्फ टाटा से छोटा है। बिल्कुल, उसके 3 कारण और वो कंटिन्यू रहेगा? तो उसके 3 कारण है। एक, ऑस्ट्रेलिया में उसके पास दुनिया का सबसे बड़ा कोल माइन है। इंडिया इंपोर्ट्स 200 million tons ऑफ कोल एवरी ईयर। ओके, शायद अपने डोमेस्टिक माइंस बढ़ गए तो 100 million टन तो इंपोर्ट करना ही है। उसका जो इंडोनेशिया माइन है उसके पास कैपेसिटी है 300 million tons कैपेसिटी है, रिजर्व्स। ओके, आज इंपोर्ट करता है उधर से 20,000 टन, 30,000 टन निकलता है। जब इंडोनेशिया ने एक्सपोर्ट टैक्स लगाया तो अडानी ने सोचा नहीं, डी रिस्क करना है। ऑस्ट्रेलिया के पास गया, वहां 10 साल के लिए झगड़ा हुआ, फाइनली उसको क्लियरेंस मिल गई। ऑस्ट्रेलिया का जो माइन 8 million टन, 8 billion टन्स, 8,000 million टन्स की कैपेसिटी थी। उसके लेने के बाद और भी रिसर्च करने के बाद उनको मालूम है कि उसका कैपेसिटी 10.5 billion टन्स, 10.5 हजार मिलियन टन्स। वो पूरे देश, पूरी दुनिया को सप्लाई करने वाला है। चाइना को भी सप्लाई करेगा, इंडिया को भी, अफ्रीका को भी। और उसे मालूम है कोयले के दिन लिमिटेड है। बहुत लोग चाहते कि तू कोयला का अलाउ नहीं कर रहा, बंद कर, बहुत पोल्यूट कर रहा है। तो उसने अभी एक नया प्लांट चालू किया है टू कन्वर्ट कोल इनटू प्लास्टिक, जो पहले लिमिटेड क्वांटिटी में केमप्लास्ट करता था मेट्टूर में, साउथ इंडिया में। उसको अब स्केल अप किया, पीपल हैव बीन अपॉइंटेड। तो ऑयल किसे प्लास्टिक बनाने के बदले वो कोल से प्लास्टिक बनाएगा। दोनों कार्बन है, एक में ज्यादा इंप्योरिटीज है। किस तरीके से इंप्योरिटीज निकाल सकते हैं उसका, it's a technological matter. So he's working on that. He will continue using coal in a variety of ways for variety of businesses, not just for burning. पर उसके पास सबसे बड़े थर्मल प्लांट्स है, और थर्मल प्लांट्स की लाइफ है 25 years। तो 25 साल तक उसके थर्मल प्लांट्स यहाँ इंडिया में और सरकार के थर्मल प्लांट्स इंडिया में, वो तो कोल यूज करने वाले हो, चेंज करने का चांस ही नहीं है। तो 25 साल के लिए उसके पास बिजनेस है। तो ये एक रीजन है, यू सेइंग 3 रीजन। फिर दूसरा है एयरपोर्ट्स। ही कंट्रोल 7 एयरपोर्ट्स नाउ। हां, न्यू एयरपोर्ट्स आर कमिंग अप, 12 टोटल हो जाएंगे। ही विल ज्यादा बढ़ता रहेगा। ही इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट प्लेयर इन एयरपोर्ट्स। एयरपोर्ट्स में क्या है, एक बार ले लिए तो जो भी अंदर जाता है, बाहर जाता है, उसको पैसे मिलते हैं। आप प्रीपेड टैक्सी लो बंबई में, 40 रुपए हर एक टैक्सी वाला हर एक भाड़े के लिए एयरपोर्ट को देता है। दुकान वाला देता है, पैसेंजर देता है, एयरलाइन टिकट पर एयरपोर्ट टैक्स रहता है उसमें। बट एयरपोर्ट बिजनेसेस ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं रहे। बहुत प्रॉफिटेबल रहे। इट्स अ मेथड ऑफ मैनेजिंग कॉस्ट्स। अगर आप कॉस्ट अच्छी तरह मैनेज करो, प्रॉफिटेबल है। अच्छी तरह नहीं मैनेज करो, लीकेजेस रहते हैं। ओके, सो कोल वर्ल्ड का सबसे बड़ा, फिर सबसे इंडिया में मोनोपोली उसकी एयरपोर्ट्स पे हो जाएगी। एयरपोर्ट पे है, पोर्ट्स पे तो है ही। और पोर्ट्स में उसके पास 3 विदेशी पोर्ट्स हैं। उसके बाद श्रीलंका में एक पोर्ट है, ऑस्ट्रेलिया में एक पोर्ट है, और अभी इसराइल में हाइफा में एक पोर्ट है। और दुनिया में 2-3 और पोर्ट बनने वाले हैं। सो विल बिकम अ ग्लोबल किंग ऑफ पोर्ट्स। उसके बाद हर दिन कम से कम 600 जहाज, शिप्स उसके सामान लेकर जा रहे हैं। रूल ऑफ थंब है 10% तो आपके खुद के शिप्स हैं, बाकी सब टाइम चार्टर पर लेते हो। तो 600 इसका मतलब 60 शिप्स उसके हैं। ही इज द बिगेस्ट शिप ओनर आल्सो इन इंडिया। पर खाली वो फॉरेन कंपनीज के ओनरशिप में, फॉरेन फ्लैग ओनिंग है। फॉर ऑब्वियसली देश में टैक्स है, वो बहुत इंप्लीकेशंस है। बट ही इज गॉट वन ऑफ द लार्जेस्ट कार्गो शिप fleets in the world. Don't be surprised if he becomes as big as Itochu or Marubeni, the world's largest traders. And he has gas distribution, which is a money spinner.
Where you were saying 32% licenses are under him. पूरे देश का 32% गैस अदानी के पास है. तो और अभी तक आधे बिजनेस अभी चालू नहीं किए. कॉपर नहीं चालू हुआ है, स्टील नहीं चालू हुआ है, एल्यूमिनियम नहीं चालू हुआ है, डेटा मैनेजमेंट नहीं चालू हुआ है, और फिर उसके पास डिफेंस. ही इज द फर्स्ट पर्सन टू स्टार्ट एक्सपोर्टिंग ड्रोन्स टू द वर्ल्ड, मिलिट्री ड्रोन्स. ही इज गॉन टू एग्रीकल्चरल ड्रोन्स आल्सो. Expect him to be a big player in agriculture. He is the only Indian who has end-to-end solutions for apples. हिमाचल प्रदेश में he teaches farmers how to grow apples. कैसे पैक करके उसके फैक्ट्री में लाना है. फैक्ट्री में जब सॉर्टिंग होता है, हर एक किसान को बैठाता है व्यूइंग गैलरी में, जहाँ all the apples go on a conveyor belt and they're sorted on the basis of 4 parameters: weight, color, size and firmness. और 20 डब्बे हैं, वो डब्बे में एप्पल गिरते रहते हैं. हर एक डब्बे का प्राइस रहता है कितने रुपए किलो का है, और उसके बाद में वो बताता है फार्मर को आपके ये क्वालिटी का ये कितने किलो है, ये क्वालिटी का इतने किलो है, आप हिसाब जोड़ो कितना मिला आपको, और शाम तक उसके पास पैसे आते हैं. पुराने समय में आरती 3 महीने के बाद पैसे लेता. उतना ही नहीं, ही टीचेस फार्मर्स हाउ टू ग्रो एप्पल्स. कौन से सीज लेना है, किस तरीके से फर्टिलाइजर लगाना है, किस तरीके से पेस्टिसाइड लगाना है. He gives free education to the apple growers' children, free medical facilities for the apple growers' children. जो सरकार को करना चाहिए वो खुद कर रहा है. So, अच्छा एक one of the biggest things is lot of times you keep hearing कि डेट बहुत है, वो डेट लेते जाता है. तो ये अदानी एक बहुत बड़ा बबल है, एकदम से फटेगा क्योंकि उसने इतना डेट ले लिया है which he might never be able to repay. देखो, डेट जो है ना एक अजीब चीज है. अगर आप बिजनेसमैन हो तो आप ये नहीं देखते कितना उधार का पैसा है, कितना मेरा पैसा है. मुझे उस पैसे पर कितना पैसा बनता है वो इंपॉर्टेंट है. अगर मेरे पैसे ज्यादा बनते हैं, अगर मैं उस पैसे पर ज्यादा पैसा कमा सकता हूं तो मैं ज्यादा उधार लूंगा. From a businessman's point of view, if debt earns a rate of return that's higher than the market value of money, borrowing more is good. But from a banker's point of view, जितना आप borrow करेंगे उतना रिस्क ज्यादा है. तो बैंकर वो रिलेशनशिप रखता है 1:2 या 1:4 रहना चाहिए. 3 साल पहले अडानी's debt was 7 times his own money. आज उसका 3 times his own money हो गया क्योंकि उसके प्रॉफिट्स आने लगे. तो जो ऊंचा था 3 साल पहले वो अभी तो नीचे आ गया ना क्योंकि उसके कैश फ्लो बढ़ रहे हैं. His cash flows are growing faster than the interest cost. अगर आपका कैश फ्लो बढ़ रहा है तेजी से, इंटरेस्ट कॉस्ट से ज्यादा है और बढ़ रहा है परसेंटेज वाइज, व्हाट इज रॉन्ग? हाँ, थोड़े टाइम बाद ब्रेक इवन होगा और उसके बाद ज्यादा निकलेगा, प्रॉफिट आ जाएगा. Which is why debt is something which bankers like to talk about and journalists like to talk about. For a businessman, debt or equity doesn't matter. पैसे बनते हैं या नहीं, what is it? अगर पैसे बनते हैं, it does not matter. पैसे किसका पैसा भूल जाओ. लोन का पैसा है, खुद का पैसा है, बाहर का पैसा है, कोई फर्क नहीं पड़ता. मुझे पैसे उसमें बदलते नहीं, ठीक है, ब्याज दे देंगे, कोई परवाह नहीं. Nice. I have like last few questions, okay? Which I'm actually right now I'm mesmerized by the magnitude of the group. कि हर चीज में क्या. And if you look at जो हमने स्टार्ट में बात करी थी चाणक्य वाली कि कॉर्नर से खाओ फिर सेंटर में जाओ, टेक्निकली अदानी ने वही किया है कि वो पोर्ट से जहां एंटर एग्जिट से एयरप्लेन से. एक चीज और बोला भैया, दुनिया में कोई भी देश देखो, जिस देश की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत है उसके पास बहुत पोर्ट्स है. नंबर ऑफ पोर्ट्स एंड वेल्थ जनरेशन गो हैंड इन हैंड. अगर देश को बढ़ना है, इट नीड्स मोर पोर्ट्स, क्योंकि आपको ज्यादा इंपोर्ट करना है, ज्यादा एक्सपोर्ट करना है. अगर एक्सपोर्ट्स नहीं तो एक्सपोर्ट करोगे कैसे करोगे, इंपोर्ट कैसे करोगे? India needs ports and Adani is building them left, right, center.
आपके पॉट है, आप नहीं संभाल सकते हो, मुझे बेचो, मैं कर लूंगा। वो देश का नस जानता है, हाँ, क्या चीज लाना है, क्या चीज बेचना है, वो अडानी करता है। उसके मेन लोग कौन है? उसके पास हर एक बिजनेस में एक फैमिली में मैनेजमेंट है और एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट है। क्योंकि बिना सही लोगों के पॉसिबल नहीं है। इसलिए इतना मैंने बड़ा पूरा लिस्ट दिया हूँ अपनी किताब में। तो टॉप 2 या 3 उसके लोग कौन है जो यू फील कि देयर कैन बी राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, आई डोंट नो हाउ डू यू कॉल इट, मेन पर्सन? जैसे अंबानी ग्रुप के साथ यूजुअली लिंक होता है मनोज मोदी कि नहीं, उसके they are पास one एक of those- आदमी नहीं, उसके पास एक आदमी नहीं है। खाली एक चीज है, विदेश में जो कुछ संभालना है विनोद अडानी संभालता है, अच्छा, पर जो देश के कारोबार है गौतम अडानी खुद। गौतम अडानी खाली ऊपर से निगरानी देता है, डेलीगेट करता है अथॉरिटी। हर एक बिजनेस का अलग अलग मैनेजर है, फैमिली वाला भी उधर ही है, प्रोफेशनल मैनेजर भी उधर ही है। तो फैमिली वाला अलग रिपोर्ट करता है उसको, प्रोफेशनल मैनेजर अलग करता है, वो दोनों नंबर्स देख रहा है, उसको मालूम है कहाँ गड़बड़, कुछ गड़बड़ है या नहीं मालूम पड़ता है। तो ये दोनों का रीजन क्या है? बस ट्रस्ट, फैमिली रखने का और प्रोफेशनल रखने का। देखो, उसके पास परिवार है, परिवार को भी साथ में रखना है। हाँ, एक चीज है, वेस्टर्न कल्चर के, हम वेस्टर्न कल्चर के जैसे नहीं है। वेस्टर्न कल्चर में खाली प्रोफेशनल मैनेजर चलते हैं। आप ईस्ट में देखो, फैमिली इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन बिजनेस ग्रोथ। इन ईस्ट में जापान देखो, कोरिया देखो, इंडिया देखो, पाकिस्तान देखो, चाइना देखो, फैमिली इज इंपॉर्टेंट। वेरी, इनफैक्ट लार्ज ग्रुप्स आर फैमिली ओन्ड। और फैमिली क्या है कि कुछ गलती हो गई, मैं डिनर पर बात करूंगा भाई से, बहन से, सॉल्व हो जाए। चाचा से, किसी से, हर एक सलाह देता है। और जिसके पास काबिलता है वो सलाह में मालूम है किसकी बात सुनना चाहिए, किसकी बात नहीं सुनना चाहिए। But Gotham delegates everything. He doesn't go into data management, नेवर। which is why it's a 50-50 relationship. आप संभालो, मैं खाली नंबर देखूंगा। शाम को उसके पास नंबर आते हैं, देखता है, ठीक है, चलो। खुश। कुछ नंबर में गड़बड़ हुआ, बुलाएगा, क्या हुआ इसके लिए, ये आज कैसे घट गया। तो एक किस्सा सब फैमिली वाला बनाएगा, एक किस्सा प्रोफेशनल बनाएगा, उसको मालूम पड़ेगा कहाँ सच है, कहाँ झूठ है, कहाँ प्रॉब्लम है। ओके, लास्ट क्वेश्चन आई हैव ऑन गौतम अडानी कि जितना ज़्यादा पढ़ते जाओ ना उनके बारे में तो पता चलता है कि लोग काफ़ी डरते हैं। डू यू फील इट्स ट्रू? उनसे काफ़ी लोग डरते हैं, लाइक उनके बारे में ज़्यादा लोग लिखना नहीं चाहते, बोलना नहीं चाहते। देखो, बात करना नहीं चाहते। मैं अपनी बात कह सकता हूँ, मैं दूसरों की बात नहीं कह सकता। मैं 18 साल से उनके बारे में लिख रहा हूँ, आज से मेरा कभी पंगा नहीं हुआ है। हर एक बिजनेस ग्रुप में कभी डिसीजन है जो अच्छे नहीं है, मुझे अच्छे नहीं लगते। जैसे मैंने किताब में लिखा, उसने सोलर पैनल में गया है पर लाख सोलर फार्म। इस देश में अगर सोलर सक्सीड होना है एंड नेशनल प्रायोरिटी से मिलना है, रूफटॉप सोलर इज आंसर। और रूफटॉप सोलर का कारण एक है, उसके पीछे भी एक कहानी है। सन 2000 में वो जर्मनी में ग्रीन पार्टी केम टू पावर और हरमन शेर नाम का एक आदमी एनर्जी मिनिस्टर बन गया। His background was he was an electrical engineer himself, तो बिजली का थोड़ा जानता था। Like most Germans, पढ़ा लिखा था, रिसर्च किया अपना, और उसे लगा कि एक तो वो ग्रीन पार्टी में था, उसे लगा कि अगर सोलर को 1% पैसा मिला, जो सब्सिडीज इंसेंटिव्स आपने कोयला और ऑयल को दिए हैं, सोलर विल बी किंग ऑफ द वर्ल्ड। टू मेक सोलर सक्सीड, उसने एक नई तरकीब चालू की। ही टोल्ड इन जर्मनी, जिसके पास भी घर है जो नॉर्थ साउथ फेसिंग है, उसके ऊपर हम सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं, क्योंकि नॉर्थ साउथ में ईस्ट का भी सन लेता है, वेस्ट का भी सन लेता है। उसने देखा रिस्पांस इतना अच्छा नहीं था, क्योंकि बहुत लोगों के पास इच्छा नहीं थी, कौन तकलीफ लेगा सोलर पैनल लगाने के लिए। और जर्मनी में हस्बैंड वाइफ दोनों काम करते हैं, तो रिस्पांस नहीं था। तो उसने उसी समय 1 महीने में पॉलिसी चेंज किया, बोला वी विल इंस्टॉल इट, यू डोंट हैव टू इंस्टॉल इट।
हम आके करके जाएंगे, आपको पैसे नहीं देना, सोलर पैनल अपना, इंस्टॉलेशन अपना। जगह देनी। तो थोड़े लोग आने लगे। तो उसी महीने में उसने एक और पॉलिसी ऐड की, बोला देखो जो भी सोलर आप जनरेट करोगे आप अपने आप यूज कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। और दिन के टाइम पर जब हस्बैंड वाइफ दोनों काम पर जाते हैं, घर में कोई नहीं है, आपके पास सोलर यूज करने की जरूरत नहीं है, आप मुझे बेचो, मैं पैसे दे दूंगा आपको। तो एक उसके खर्चे कम हो गए, दूसरे पास पैसे आने लगे। तो बहुत लोगों ने हाँ कहा। हाँ। अभी ये सब काम करने के लिए उसको लोग चाहिए थे जो इंस्टॉल कर सके, मेंटेन कर सके, और मेरे घर से जो छोटा मोटा पावर आता है वो लेकर बैटरी में जमा कर सके और बैटरी में से क्लीन पावर ग्रिड में दे सके। तो उसके लिए मुझे इंसेंटिव दिया गया है 20 सेंट्स पर यूनिट फॉर 20 इयर्स। ओके। अब 20 सेंट्स का मतलब है उन दिनों जो सरकारी पावर जो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड से आता था वो 2 सेंट का, नहीं 4 सेंट का रहता था। तो 4 सेंट के बदले उसको 20 सेंट दिया कि लोग ज्यादा इंस्टॉल करें, ज्यादा पैसे। As a result, Germany's solar power capacity started increasing day by day by day. और कंडीशन ये था जो पहले आएगा उसको 20 साल के लिए 20 सेंट दिया जाएगा, नेक्स्ट ईयर जो आएगा उसको 19 सेंट जाएगा, नेक्स्ट ईयर जाएगा कम दोगे, हर साल कम हो जाएगा। तो हर साल एज कैपेसिटी बढ़ती है तो इतना प्रेशर नहीं रहता है, और दूसरे जो कंपोनेंट्स है वो सस्ते मिल रहे हैं क्योंकि आपका मार्केट वॉल्यूम्स आ रहे हैं। जर्मनी में 8 साल 2008 स्टडी वाज डन, एंड हरबन शेख का इंटरव्यू थे, अब यूट्यूब में मिलेगा आपको, जो कह रहा है कि मैं 8 साल में मालूम पड़ा कि सोलर पावर इज एम्प्लॉइंग मोर पीपल देन द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री अभी इन जर्मनी। तो मैं 2010 से सरकार से दरखास्त करता हूं कि भाई आपका पॉलिसी गलत है। जर्मनी के पास कम धूप है, के पास कम लोग हैं, फिर भी इट एम्प्लॉयज मोर पीपल इन सोलर। इस देश में हमारे पास ज्यादा लोग हैं, ज्यादा धूप है, देश बड़ा है, आप इधर सोलर क्यों नहीं चालू करते, सोलर रूफटॉप क्यों चालू नहीं करते? बेनिफिट है क्योंकि ऊपर सोलर पैनल है, नीचे कंज्यूमर है, तो डिस्टेंस कम है, तो लॉसेस नहीं होते, चोरी नहीं होती है। सरकार उसके तैयार नहीं थी क्योंकि सरकार का खुद का स्वार्थ है ग्रिड पावर में। एक फार्मर्स को खुशामद करने के लिए आपको सस्ते में पार देंगे, एक बार सोलर लग गया तो सब सस्ते में क्या देगा मुझे, मेरे पास सब ऊपर से आ रहा है। एक बार सोलर लग गया तो मुझे सब्सिडी की जरूरत नहीं है, तो सरकार का जो अंकुश है वोटर्स पर वो चला जाता है। तो सरकार पिछले 10 साल से रूफटॉप सोलर पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रही है। तो मैंने किताब में लिखा है Gotham should have been a trendsetter. He should have gone for rooftop solar. As it happens, Gotham understood this, and in Northeast is putting up rooftop solar everywhere. उसके पीछे में एक किस्सा है, अगर सुनना चाहोगे। सुनाओ। मैं 4 से 5 साल पहले त्रिपुरा में गया, अपने वो मुख्यमंत्री से मिला, बिप्लब कुमार देव थे। अब उन्होंने बताया कि 216 में सेंट्रल सरकार ने बोला हर एक हाउस को, हर एक घर को बिजली पहुंचनी चाहिए। तो 2016 उन्होंने सर्वे किया कितने घरों में हम बिजली पहुंचा सकते हैं। जब नतीजा पेपर वर्क हुआ, आया पे कागज, तो उनको मालूम पड़ा कि सभी घर में बिजली पहुंचा सकते हैं, 50,000 घर में नहीं पहुंची है। तो बोला क्यों? बस सर पहाड़ पे है सर, वहां वायर पहुंचने में कम से कम 2-3 साल लगेंगे। तो बोला नहीं ये नहीं चलेगा, मेरे इलेक्शन जीतने भाई। बोला नहीं सर, वो पहाड़ पर खोदना, केबल्स डालना मुश्किल काम है, 5-6 साल लगेंगे। तो उपाय क्या है? तो सभी इंजीनियर बोला रूफटॉप सोलर उपाय, पर सरकार के पास पैसे रूफटॉप सोलर के नहीं थे, केंद्र सरकार की। तो बिप्लब कुमार आर के सिंह को मिलने गए, ही वाज अ यूनियन पावर मिनिस्टर। आर के सिंह से बोले मुझे सोलर पावर लगाना है हिल्स पर। बोले उसके बजट नहीं है। तो बोला देखिए सिंह साहब, आपको इलेक्शन नहीं जीतना, मुझे इलेक्शन जीतना है। और मैंने लिखा हूं आर्टिकल में, मनी कंट्रोल में लिखा हूं। ओके। तो आपको इलेक्शन जीतना, मुझे ही जीतना है, मुझे सोलर चाहिए। बोला पर हमारा बजट नहीं है, स्टेट खर्चा करेगी। तो आर किसी ने बोला अच्छा तो मुझे एफिडेविट दो कि स्टेट खर्चा करेगी, मुझे पैसे नहीं दे रहे। तो उसने चीफ सेक्रेटरी बोला चिट्ठी दो। उसी शाम का एफिडेविट आ गया
और बिप्लब कुमार देव गए, रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन का आदेश दिए, 50,000 रूफटॉप सोलर लग गए। और उसमें एक चीज मालूम पड़ा कि अगर उसने ग्रिड लाइन डाला था हिल पर तो हर एक घर का कॉस्ट 5 लाख रहता था, सोलर पैक का कॉस्ट 50,000 रहा। और दूसरी चीज थी, एक बार लग गया तो अगले साल से बिल नहीं रहे, सब्सिडी नहीं रही, कोई खर्चा नहीं रहा, कोई और जो किसान था, जो आदमी जो पहाड़ी पे रहता था, वो भी खुश। लाइनमैन लाइन कट कर, जब उसका पैसे नहीं मिलते थे तो पहले लाइन देता नहीं था। अभी ना लाइनमैन रहा, न कट ऑफ रहा, न पार कट रहा, लोड शेडिंग नहीं रहा, खुश। उसका लाइट और फैन 24 आवर्स चल सकता है क्योंकि बैटरी लगा दिया, रात को बीच बीच से चलती है। एक बार वो लग गया तो हर एक जो पहाड़ी पर रहता था, नॉर्थ ईस्ट में, त्रिपुरा, मेघालय, सब जगह सभी ने बोले ने हमें भी सोलर चाहिए। सरकार की हिल गई। सरकार के पास बजट नहीं था और उसका स्वार्थ है ग्रिड पावर में। तो अडानी बोला मैं लगाऊंगा सोलर। तो उसने अपना एक अलग एजेंसी बना दिया नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, सोलर लगा रहा है। तो बदलाव आ रहा है सरकार के बावजूद। Okay, now coming back to the point which we were initially talking, and you said India, China, and Russia together are going to change the world. Okay, why? Like, is it? Why do you feel so? In 2009, my analysis was based on numbers, where we realized that India was actually the most blessed country in terms of water. ठीक है. 9% of its land is underwater. Bangladesh, in spite of it being called a riverine territory, has only 4% underwater. Maximum 5%. Pakistan is 3%. And China is 2%. Okay. China is 3 times India's size. But as a percentage, water is only 2%. Second, when you look at water, you realize that water in primitive societies, much of the water goes for agriculture. Yeah. In developed societies, you learn how to prune water usage for agriculture and divert it to industry, and 40 to 50% goes to industry. And China, with less water and was getting industrialized, it would be very, very short of water supply. Yeah. Not surprisingly, China learned every trick that Israel had today. Today, it is the most water efficient country in the world. China today? It recycles Even better water. than Israel. It recycles water 3 times. Wow. Okay. Point 3. The only country which has more water than India and even the US in percentage terms, okay, is Russia, which has 12% of its land underwater, and its land is 3 times the size of China, 3 times the size of USA, 9 times the size of India. It is the largest freshwater reserves in the world. So China has 3 choices. China attacks India, takes the Brahmaputra water away and tries to get water away. That will be dangerous because China loses a very valuable market and a partner. Yeah. 2, China decides to stay put where it is and doesn't have any ambitions of growth, which is impossible. 3, it arrives at a deal with Russia and gets water from Russia. But what is India's role in this then? Now, Russia, problem is that it does not have enough people. It has the lowest density of people in the world. I think it is only about 9 people per square kilometer. Okay. India is 300. Bangladesh is 1,500 per square kilometer. Okay. Wow. And in spite of this density of population, Bangladesh has a better per capita income than India. Exactly. I was going to come to that. Which means Bangladesh is doing something that India has not learned how to do. And I've got reasons for that. I've got theories about that. Let's leave it. We knew that Russia is the largest reservoir of oil, of gold, of other rare earth minerals. But it doesn't have the capital to go in for mining, large-scale mining. And mining has 2 methods. One is capital intensive, the second is labor intensive. Talk to Russia, just like we run an oil exploration, where OVL is a partner with Russia, an equity partner with a production sharing basis. Do that in mining. You get labor, not so sophisticated labor. They can build camps the way Saudi Arabia builds camps, where they don't mix up with the population. They don't pollute the population. They don't become citizens of the country. And after the project is over, they're sent back to India, and you can have a churn.
That will solve India's population problem. That will make Russia richer. They will not trust China because China, when it goes into Russia, their next door neighbors, they'll squat there and then claim that property is their own. Yeah. Which is why India, China, and Russia need to work together. One has population, one has land, One has water, and one has markets. And both have markets. Two have, yeah. Together, we account for about 30% of the global population and 40% of purchasing power. So you feel like... And the Ukraine war has got all the three together. Yeah. Which is why America is shitting BRICS now. So you feel now, gone are the days when the world was ruled by West? India's going to be if India doesn't goof up. And the Modi is capable of goofing up with his arrogance. Okay. So what do you think, like what's stopping India को world power बनने से रोक क्या रहा है? Education. Okay, go deeper on that. Education, why do you mean, man? What? How? Well, if you have a population without education, where will it go? Where's the upward mobility? Are you going to use them for rights? A population needs education to climb. And our schools are rotten. Look at Pratham. The largest NGO in India is Pratham. Look at their reports. 50% of 10th, 8th standard boys can't read the textbooks as 2nd standard boys. So is there a solution to it? Yes. Just educate more. Better schooling system. You've got a finance ministry. Remove all tax exemptions for the trust which run schools unless you have a output evaluation every year or every 6 months. Get an external team to evaluate the students. I got 50% last year. I'm getting 55 now. But we don't see that happening anytime soon. Politically, he can't afford it. Schools of all the Brahmins. Interesting take. Let's not go there. No, I hear you. I think you have a very fair point. But don't you think like people in power also knows that India needs education to grow? Yeah. Aren't they doing something about it? The trouble is we give them education, they'll ask questions. Sorry? If you give them education, they'll ask questions. And you don't want anyone to ask you questions. It'll as it is, telecommunications has upset the social equation. Because any rape in a village goes on social media straight away. Yeah. It has upset equations. 50% of all the rapists are politicians themselves and are Hindu politicians, not a single Muslim politician. Well, is this stat true? Like you have check out the rates. Wow. And do you think like which godmen have been caught for rapes? I rest my case. Wow, I have to go check before I comment anything. But no, he said कि इंडिया में बिजनेस करना बहुत डिफिकल्ट है. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डू बिजनेस इन इंडिया. तो उसका रीजन ये है कि पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियंस don't want enough awareness or education around the country so that people can ask questions कि क्या reason है कि इंडिया में difficult है. The first reason why doing business in India is terrible is because we've created a perfect system where the courts do not function. Okay. First, we allow frivolous cases to come in. 2, we make sure that 30% of the judges' seats are not filled. The allocated seats for judges is itself 50% shorter than what it should be. So you're talking about a 70% reduction, non-availability of judges. If you don't have a pile-up of cases, now the beauty of a pile-up of cases is the government can say, "Ye urgent hai, isko fast forward karo, ye chhod do." The biggest privilege a man gets in India is the ability to postpone cases, because then power lies in the hands of the oppressor, and the loser is the victim. So that is reason number 1. Primary reason. Because there's no fair... And in my book, I've given a table which shows how many fictitious cases are filed against the likes of Adani or Tatas or even the government of India. Second, the government itself is a compulsive litigant. It floods the courts with cases which should not have been filed at all.
And why would they do so? The inspector tells you, मुझे इतना पैसा तो मैं केस लगाऊंगा. In this office, the inspector came. I didn't know that I had to pay him a bribe when I started my own company. And the next day, I found there's a court notice saying, come to the Kurla court. So I had to hire a lawyer. I had to pay the lawyer. Who paid 5,000 as cash? I've heard this problem from many people now. Shops and establishments are the largest revenue generator. Municipal corporations are the second largest revenue generator. All bribes. The government floods the cases, courts with cases, so that they can extort money. Okay, it's difficult to do business here, okay? And I get it, and because there's so many reasons. But there are few leaders who just gotten away and they've gotten their way up from poverty to where they are They today. knew how to manage the system. If you're clean, if you're whistle clean, you won't can't. be allowed to go far. Someone has to tell you how to manage the system. You learn by yourself or you get... Both. तो मैं एक लास्ट चीज पूछना चाहूंगा कि ना हर स्टोरी में अगर हीरो होता है तो विलन भी होता है, राइट? तो अदानी की स्टोरी में विलन क्या है? कहीं पे लॉस हुआ, कहीं पे कुछ धोखा हुआ, कहीं पे कुछ ऐसा हुआ कि जहाँ पे देखो, 2-3 बार गलत चीज हो गई. जहाँ गलत होता है उस आदमी को सीधा निकाल देता है. अच्छा, कुछ धोखा हुआ, कहीं कुछ ऐसा हुआ कि जहाँ अदानी को लगा ऑलमोस्ट अब आई ब्लू इट. दो बार हुआ है. एक जब पोर्ट बन रहा था तो एक्सपेंडिचर ज्यादा है, इनकम कम हो गया, तो 6 महीने के लिए उसके पैसे नहीं थे सैलरीज देने के लिए, तो हाई रेट पर इंटरेस्ट बोरो करके सैलरीज दिया, पर उसको मालूम था वो बचेगा नहीं बचेगा. एक वो रिश्ता. दूसरा ऑस्ट्रेलिया में गया था. ऑस्ट्रेलिया में गया सोचा 3 साल में लग जाएगा प्लान. फिर वो एजिटेशन हुआ, किस तरीके से स्ट्रैटेजी, 4 सरकार बदली, 3 कोर्ट जजमेंट बदले, उसके बावजूद 10 साल के बाद उसने चालू किया. उससे मैं उसे लगा कि मेरे पूरे पैसे इधर डूबने वाले हैं. 2 जगह साथ में 2 जगह हुई थी जहां बिजनेस के अलावा एक बार 91 में उसे किडनैप किया गया था. और फैमिली को मालूम नहीं थे वो जिंदा रहेगा या नहीं, रैंसम दिया, बचा दिया. उसके बाद गौतम अडानी के पास सिक्योरिटी हमेशा रहता है, पर सिक्योरिटी दिखाई नहीं देता है. अच्छा, अपने मंत्रियों के जैसे नहीं है, सिक्योरिटी छिपा रहता है, बट किडनैप निगरानी रहता है. तो किडनैपिंग स्टोरी क्या था? किसी ने किडनैप किया. ओके, बस रैंसम के लिए. जब वो क्लब से निकलकर घर जा रहा था तो उसके कर्नावटी क्लब की तरफ जा रहा था, किसने किडनैप किया, बाद में रैंसम दिए, बचकर निकला वो. और बाद में जब कोर्ट में मामला आया, जो 2 आदमी थे जिस पर शक था वो पकड़े गए. और जब कोर्ट में मामला आया तो गौतम अडानी टेस्टिफाई करने के लिए मंजूर नहीं हुए. सौदा सेटल हुआ क्या, वापस भड़का गया क्या, तो जज ने उसको फ्री कर दिया. गौतम खुश, वो खुश, सब खुश. और दूसरा टाइम वो आया जब ताज में था 26/11, वो अटक गया उधर. 26/11 में तो शायद रात भर उधर भी थे. रात भर उधर थे, अगले समय निकले. पर वहां भी टेंशन नहीं था. किसी फोन किया, बोला रिपोर्ट चाहिए, टेररिस्ट क्या कर रहे हैं, मैं आपको दे दूंगा रिपोर्ट. उस वास का बता रहा था लोग अपने गुजराती जर्नलिस्ट फ्रेंड्स को. तो डर क्यों नहीं लगा, टेंशन नहीं होता? टेंशन था, पर टेंशन दिखाता था तो और दूसरे कोई घबरा जाते थे, तो कभी दिखाता नहीं है. उस पर क्या बीत रही है किसी को मालूम नहीं, पर उसमें कॉन्फिडेंस बहुत. और जब भी रिस्क लेता है उसके पास एक रिस्क मिटिगेशन स्ट्रैटेजी है. अगर ये नहीं चला तो मैं क्या करूं. चेस जैसे. तो कुछ ऐसा है कि जो आपको लगता है, आपने इतना स्टडी किया उनको, कि गौतम अडानी को अगर कोई या तो डाउनफॉल आ सकता है, लॉस हो सकता है, तो इसी रीजन से हो सकता है, या खुद के कोई एटीट्यूड की वजह से हो सकता है? नहीं, एक बार जैसे बोलते हैं कि इस इंसान को सिर्फ यही खत्म कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता टाइप, कुछ है ऐसा? मुझे दिखाई नहीं दिया, पर एक चीज कह सकता हूँ. सितवे, म्यांमार में वो पोर्ट बना रहा था सितवे. उस समय सितवे में पोर्ट बना रहा था और ऑस्ट्रेलिया में झगड़ा चल रहा था. और ऑस्ट्रेलिया जो कैंपेनर्स थे उन्होंने बोले कि अडानी सपोर्टिंग अ मिलिट्री रेजिम इन म्यांमार, उसको पैसे नहीं देना है. तो एक बैंक ने पैसा बंद कर दिया म्यांमार के लिए. गौतम भाई घबरा गए, बोला अगर ये आग फैलेगी तो ऑस्ट्रेलिया के भी फंड्स बंद हो जाएंगे. सीधा उसी समय सितवे को छोड़ दिया और कोई अजनबी आदमी को दे दिया. मुझे लगता है अजनबी आदमी बेनामी आदमी है. शायद 5 साल के बाद अडानी की कंपनी हो जाएगी.
पर वो दे देता है, रिस्क नहीं लेता है। एक रिस्क से दूसरा रिस्क आ जाएगा, नहीं, कट करना चाहता है। कंट्रोवर्सी से दूर। कोल स्कैम में ही इज द लार्जेस्ट कोल ट्रेडर, एक भी कोल स्कैम उसका नहीं है। और पिछले 3 साल से सोलर पावर में उसका सब खर्चा हो रहा है। एक एक्सेप्शन है, जहां भी थर्मल प्लांट है जो बिक्री हो रही है नीलामी के कारण, खरीद लेता है, क्योंकि उसको मालूम है नीलामी में मुझे कम खर्चे में मिलेगा, मेरा कैपिटल कॉस्ट कम रहेगा, तो मेरा रिटर्न ज्यादा होगा। और प्लांट तो है ही, मैं नया प्लांट नहीं लगा रहा हूँ, प्लांट तो इंडिया में है। उस देश का कैपिटल अगर मैं बचा सकता हूँ तो बहुत अच्छा, और कम खर्चे में बचा सकता हूँ तो बहुत अच्छा। नाइस। सो ओवरऑल हर स्ट्रैटेजी में बस मेरा पैसा बचना चाहिए और पैसे बनने चाहिए, पैसे बनने चाहिए, और कुछ दिमाग नहीं लगाना, और सरकार के इंटरेस्ट के खिलाफ नहीं होना चाहिए। नाइस। तो ये आई थिंक ये पूरी स्टोरी में ये स्टैंड आउट करती है चीज़ कि जो भी काम करना है वो ऐसे करना है कि नेशनल इंटरेस्ट में हो, नेशनल प्रायोरिटी का हो, और तुम्हारा इंसेंटिव अलाइन हो, वो दोनों अलाइन हो, और कॉस्ट पे निगरानी रखनी चाहिए। डोंट लुक एट द मार्केट, लुक एट द कॉस्ट। आप कॉस्ट संभाल सकते हो तो सब कुछ संभाल सकते हो। नाइस, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस। माय प्लेजर। आई होप कि बुक में और डिटेल में लिखा होगा, और भी डिटेल्स हैं, और डिटेल्स होगी, और जिसको भी ये एंटायर कॉन्वर्सेशन जिसको पसंद आई, और वो लोग जाके डेफिनेटली बुक देखेंगे, ताकि और डिटेल में सुन पाए और समझ पाए कि अदानी ने इतना बड़ा अपना बिजनेस एम्पायर खड़ा कैसे किया। एंड थैंक यू so much for sharing this. It's a pleasure. Thank Thanks. you. You're a delightful person to talk to. Just genuinely telling you, if with all due respect, अगर if I have the liberty, मैं आपके साथ फिर एपिसोड्स करना चाहता हूँ दूसरे टॉपिक्स पे। Anytime. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड टिल दी एंड। अगर ऐसी स्टोरीज और जाननी है तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताओ कि आप लोगों को कौन सा नेक्स्ट बिजनेसमैन उसकी स्टोरी जाननी है, जीरो से लेके एंड तक, जिस तरीके से ये स्टोरी हमने बताई। और अगर ये नहीं अच्छा लगा हो तो हमें वो भी बताओ कि ये टाइप के एपिसोड हमें नहीं करने चाहिए, हमें स्टिक रहना चाहिए हमारे जॉनरा पे, जो कि है सिर्फ एंटरप्रेन्योर्स को लाना। अगर आप चाहते हो कि हम एक्सपेरिमेंट करें और ऐसा काम करते जाएं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, बिकॉज ऐसी कॉन्वर्जेशन जितनी ज़्यादा देश में बढ़ेगी उतनी जल्दी हमारा देश आगे बढ़ेगा। एंड आई रियली वांट दैट वी ऑल बिकम नंबर 1 इन द वर्ल्ड। Until the next episode, keep figuring out.